हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 11वीं की इतिहास का, जिसका नाम है जी लेखन कला और शहरी जीवन। पूरा का पूरा चैप्टर इसी वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर के ये जो नोट्स हैं, आप देख सकते हो पूरे के पूरे नोट्स हैंड रिटन है। इसके नोट जो हैं उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ इस नोट्स की पीडीएफ के नीचे ही आप थोड़े से जाओगे ना, तो आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। यस और नो? थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको एमसीक्यू की वीडियो भी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंगल पीडीएफ के अंदर ही मैंने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड कर दिए और साथ में एमसीक्यू भी। अब जो बच्चे मेरे साथ 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ डालता हूँ तो इसका क्या मतलब है। सिंपल मतलब है, जो भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आएगा वो उसी पीडीएफ के अंदर से मिलने वाला है। और इस पीडीएफ के जो क्वेश्चन है वो मैंने एक्सप्लेन भी कर रखे हैं, उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में एमसीक्यू की वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और एक बात और यार, कि हमारा एक दूसरा भी चैनल है जिसका नाम है भरत खोरवाल। यहाँ पर भी मैं आपको लाइव वगैरह बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम वगैरह भी हुआ था पोल साइंस का, हर एक क्वेश्चन मैच करवाया था मैंने। मतलब मैं आपको बता दूं कि जब मैं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाता हूँ ना, खासकर क्लास 11, 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, तो समझ जाया करो पूरा का पूरा पेपर उसी के अंदर से होगा। और कुछ टाइम पहले अभी क्लास 11th वाले बच्चों का एग्जाम हुआ था, हर एक क्वेश्चन मैच करवा दिया था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तक मैच करवा दिया था। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो ये पहली बार देख रहे हो तो समझ जाओ कि हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी और हर एक चीज़ आपको कवर करनी है। ठीक है। दूसरी बात है कि हमारा एक और चैनल है भरत मेन पॉइंट टेक वाला। ठीक है। बेसिकली इस पे मैं ये एक बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। ओके, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, दूसरे की वीडियो अपलोड करके अर्न कैसे कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाना चाहते हो तो जैसे कि आपने देखा होगा मैं टैब से लिख पा रहा हूँ, कैसे लिख पा रहा हूँ, तो इसके बारे में भी मैंने इस वाली वीडियो के अंदर बताया है। मेरी वेबसाइट भी है, ठीक है, mainpointstudy.in। ओके, और मैं आपको बता दूँ, ये जो mainpointstudy.in की जो वेबसाइट है, यहीं पर आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं और जो भी पीडीएफ वगैरह होगी नेक्स्ट ईयर से या कुछ टाइम बाद से आपको वहीं पर मिलेगी। ओके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपने टेलीग्राम चैनल मैंने शायद इसके अंदर टेलीग्राम ये रहा, मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स। अगर ये टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू वगैरह और पीडीएफ का लिंक वगैरह मैं डालते रहता हूँ। ठीक है, तो चलो जी, अपना जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। वैसे तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, बट इस चैप्टर का नाम पढ़ के हमको कुछ आइडिया लग नहीं रहा कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर में है ना, हम एक जगह के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है जी मेसोपोटामिया। ठीक है, बड़ा सिंपल है ना। देखो, बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि मेसोपोटामिया कहाँ पर है। ठीक है, मेसोपोटामिया में किस किस तरह के लोग रहते थे, यहाँ पर घर किस टाइप के होते थे। ठीक है, यहाँ पर नदियाँ होती थी तो कौन सी नदियाँ होती थी, नाम क्या थे उन नदियों के। यहाँ पर जलवायु कैसी थी, यहाँ पर पहाड़ थे, पठार थे, रेगिस्तान वाला इलाका था, क्या था, उसी चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलो जी चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। तो पहली लाइन लिखी हुई है कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। तो ये माना जाता है कि सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत है ना मेसोपोटामिया में हुई थी। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम में ना, गांव गांव बेसिकली उन इलाकों को कहा जाता था जहां के लोग सारा का सारा काम अपना खुद करते थे। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लो कोई इलाका है, बहुत बहुत पुराना टाइम में क्या होता था, वो इलाका जहाँ के लोग सारा का सारा काम अपना खुद करते हो। जैसे कि एक ही बंदा अगर उसे खाना चाहिए तो खेती भी खुद करेगा, दूध चाहिए तो वो जानवरों को खुद पालेगा, अगर उसे औजार चाहिए तो लोहे का काम भी वो खुद करेगा। तो गांव बेसिकली वो क्षेत्र होते थे जहां का जो बंदा है वो अपने सारे के सारे काम खुद करता था। बट धीरे धीरे उसके बाद क्या हुए, शहर बनने लग गए। ठीक है, शहर बनने लग गए। शहर क्या होते हैं, शहर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि यहाँ पर जो काम होता है ना वो डिवाइडेड होता है। जैसे अगर कोई बंदा लोहे का काम अच्छा करता है ना, तो वो सिर्फ लोहे का काम ही करेगा, उसको सारे काम करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपना लोहे का काम करेगा। बाकी जिनको लोहे का काम करवाना है वो उसके पास आएंगे और उसकी जगह उसको कुछ पैसे देंगे। तो जो लोहे का काम अच्छा करता है वो लोहार, जो सोने का काम अच्छा करता है सोनार, जो औजार का काम अच्छा करता है वो औजार बनाने वाला, हथियार बनाने वाला। तो ऐसे जो है वो शहरों की यही खासियत होती है कि यहाँ पर काम बंटा हुआ होता है। जैसे कि मैं शहर में रहता हूँ, ठीक है, अगर मेरे को खाना चाहिए तो मेरे को खेती करने की जरूरत नहीं है। मैं जो खाना उगा रहा है, जो सब्जी बेच रहे हैं भैया, मैं उनसे ले लूंगा, उनका काम है सब्जी बेचना। शहर वाला इलाका है, सबका काम डिवाइडेड है, उनका काम है सब्जी बेचना, वो सब्जी बेच रहे हैं, और मेरा काम है पढ़ाना, जो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ।
है ना। तो शहर बेसिकली वो होते हैं जिनके जहां पर जो है लोगों के काम आपस में डिवाइडेड होते हैं, सबके काम, एक बंदे को सारे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और कहा जाता है कि सबसे पहले जो शहर है ना वो हमारे मेसोपोटामिया में बनना शुरू हुए थे, यानी सबसे पहले ये सिस्टम कि जी जो जिस काम में अच्छा है वही वो काम करे, ये सिस्टम सबसे पहले मेसोपोटामिया में शुरू हुआ था। ठीक है। अब जैसे ही आप ये वर्ड मेसोपोटामिया आपने सुना होगा ना, तब आपके दिमाग में आया होगा सर अभी हम 11th क्लास में हैं, आज तक हमने किसी भी जगह का नाम मेसोपोटामिया नहीं सुना। हमने दुनिया के बहुत सारे अलग अलग जगहों का नाम सुने हैं, बट मेसोपोटामिया कभी भी नहीं सुना। मैं आपको बता दूं आपने मेसोपोटामिया कभी भी क्यों नहीं सुना, क्योंकि मेसोपोटामिया का नाम आज चेंज होकर इराक हो चुका है। ठीक है, इराक का नाम तो आपने सुना है ना। बेसिकली यह प्रदेश आजकल इराक के गणराज्य का हिस्सा है, यानी मेसोपोटामिया जो है ना वो इराक के अंदर आता है, इराक के अंदर आता है आज। या आप ये भी कह सकते हो कि इराक का जो पुराना नाम था वो मेसोपोटामिया था। ठीक है, सिंपल है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ, आपके एग्जाम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको ये तो पता है मेसोपोटामिया एक जगह है, बट सर मेसोपोटामिया शब्द का कुछ मतलब भी होता है। जैसे कि हमको पता है कि हमारा एक राज्य है जिसका नाम है जी पंजाब। ठीक है, तो पंजाब का मतलब क्या है, पंज यानी पांच, आब यानी पानी। तो पंजाब बेसिकली वो एरिया है जहां पर 5 नदियां बहती हैं। ठीक है, तो सर क्या मेसोपोटामिया भी का भी कुछ मतलब है या कोई बिना मतलब का ही नाम है ये? नहीं जी, मेसोपोटामिया का मतलब है, मेसोपोटामिया बेसिकली एक यूनानी भाषा का शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेसोस और पोटामस। मेसोस का मतलब होता है मध्य यानी बीच में, पोटामस का मतलब होता है नदी। ठीक है, तो वो क्षेत्र जो नदियों के बीच में बसा हुआ है उसको कहा जाता है मेसोपोटामिया। ठीक है, तो सर अभी अभी आपने बोला कि जो मेसोपोटामिया होता है वो इलाका होता है, मेसोपोटामिया बेसिकली उस क्षेत्र को कहा जाता है जो 2 नदियों के बीच में बसा होता है। यानी हमारा वाला मेसोपोटामिया भी नदियों के बीच में बसा होगा। जी हाँ, हमारा जो मेसोपोटामिया है वो 2 नदियों के बीच में बसा हुआ था, जिसका नाम था जी दजला और फरात, ये नदियों के नाम है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर पिक्चर भी दे रखी होगी, ऐसे करके दे रखा होगा, और ये बीच में मेसोपोटामिया, ये ऊपर दजला नीचे फरात और ये बीच में मेसोपोटामिया। ठीक है जी, अब देखेंगे हम इस चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु। ठीक है, चलो जी, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मेसोपोटामिया है ना उसका जो शहरीकृत दक्षिणी भाग था ना उसको सुमेर कहा जाता था, या उसको कभी कभार अक्कद भी कहा जाता था। पहले उसको सुमेर कहा जाता था, मैं आपको बता दूं, फिर उसको अक्कद कहा जाता था। आप बोलोगे सर पहले सुमेर क्यों कहा जाता था और फिर बाद में अक्कद क्यों कहा जाता था? ये भी बात मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि पहले है ना हमारे, मैं आपको बता दूं, मेसोपोटामिया में सबसे पहले माना जाता है कि सुमेरियन भाषा बोली जाती थी। तो सुमेरियन भाषा जो बोली जाती थी तो इसलिए उस इलाके को सुमेर कहा जाने लगा। बट धीरे 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 बाद में एक नई भाषा आ गई जिसको कहा जाने लगा अक्कदी भाषा। ठीक है, तो अक्कदी भाषा ने सुमेर भाषा की जगह ले ली, यानी सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट अक्कदी भाषा बोलने लग गए। तो फिर इस इलाके का नाम जो है वो अक्कद पड़ गया। ठीक है, तो पहले सुमेर भाषा आई थी यहाँ पर और उसके बाद जो है वो अक्कद भाषा आई थी यहाँ पर, और इसी वजह से पहले जो है वो सुमेर नाम पड़ा, इसका बाद में अक्कद नाम पड़ा आपको इसका। ठीक है, चलो जी आपको ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं, और ये लिखा हुआ है कि 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना तब दक्षिणी क्षेत्र का नाम बेबीलोनिया कहा जाने लगा, दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। अब देखो ये बात मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि बेबीलोनिया क्या था क्या नहीं था, बट सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ना ईसा पूर्व, इसका समझ लो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है आगे। अगर अभी आपने इस पॉइंट का मतलब नहीं समझा, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है और ईसवी का मतलब क्या होता है। आपने ये सुना होगा AD और BD, AC और BC, हमने सॉरी AC और BC कह रहा हूँ, BC और AD आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, चलो मैं समझा देता हूँ आपको, ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है? अभी चल रहा है 2022। क्या हमारी धरती को बने हुए क्या सिर्फ 2022 साल हुए हैं? ऐसा नहीं है ना, धरती तो बहुत लाखों करोड़ों साल पहले बनी थी, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हमारी पृथ्वी, माना जाता है कि हमारी पृथ्वी नहीं, माना जाता है कि हमारे जो जीसस क्राइस्ट है ना, जीसस क्राइस्ट आप समझते हो ना, जो जीसस थे, जीसस का जन्म जो हुआ था वो 0वें साल में हुआ था। जीसस का जन्म जो है वो 0वें साल में हुआ था। तो 0वें साल के बाद का जो टाइम है ना उसको AD कहा जाता है, या मैं बोलूं ईसवी कहा जाता है। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि हमारा जो ये वाला साल है 2022, इसको आप ये भी कह सकते हो कि 2022 ईसवी चल रहा है। ठीक है, 2022 ईसवी चल रहा है, या 2022 AD, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है जी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के टाइम को क्या कहा जाता है? AD कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म से पहले के टाइम को BC कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले की बात कर रहा हूं
तो उसको कहेंगे 100 बीसी, या मैं बोलूं 100 ईसा पूर्व। देखो नाम से आपको पता चल रहा है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले की बात हो रही है, तो इसका क्या मतलब होगा, उसको हम बोलेंगे 200 बीसी। ठीक है, समझ आ गया। अगर मैं बोलूं कि हम ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं, मान लो एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो अगर कोई ये बोले कि मेरा घर जो है वो ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले बना था, तो आप क्या बोलोगे कि उस बंदे का घर 2000 बीसी में बना था या ईसा पूर्व में बना था। ठीक है, अब मैं ना आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन। ठीक है, मान लो दो घर हैं, ठीक है, दो घर हैं, ध्यान से सुनना, दो घर है, ये जो एक ए है एक बी है। जो ए वाला बंदा है ना वो ये बोलता है कि मेरा जो घर है ना वो ईसा मसीह के मतलब वो बोलता है कि मेरा घर जो है वो 2000 बीसी में बना हुआ है। ठीक है, और एक बंदा जो नंबर बी है वो बोलता है कि मेरा घर जो है वो 200 बीसी में बना है। अब आप ये बताओ कि ए और बी दोनों में से किसका घर ज्यादा पुराना है, किसका घर ज्यादा पुराना है। अगर आपने इसका आंसर सही दिया ना तो ये टाइमलाइन आपके लिए बच्चों का खेल है। फिर देखो इसका आंसर है ए वाले बंदे का घर ज्यादा पुराना है, क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म से भी 2000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है। जबकि अगर इसकी बात करें बी की तो वो 200 साल पुराना है ईसा मसीह के जन्म से। तो ये ज्यादा पुराना हुआ या ये ज्यादा पुराना हुआ, ऑब्वियसली ये ज्यादा पुराना हुआ। आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा ही डीप में समझा दिया, बट आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को नीचे बताना। अगर मैं ईसा मसीह के, मान लो मेरा जन्म जो है वो 273 बीसी में हुआ है, मेरा जन्म 273 बीसी में हुआ है। ठीक है, तो मेरे जन्म को कितने साल हो गए हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो एक और चीज समझा देता हूं इसमें। अगर कोई ये बोले कि मेरा जन्म 100 बीसी में हुआ है, तो यानी कितने साल हो गए, अभी से कितने साल हो गए। देखो 2022 साल तो ये हो गए, 100 साल ये हो गए, यानी उस बंदे को पैदा हुए हुए 2122 साल हो गए, है ना। 2022 तो ये वाले डायरेक्ट और 100 साल पहले वाले इसी मसीह के जन्म से प्लस 100, तो क्या हो गए 2122 साल। ठीक है, अगर कोई ये बोलता है कि मान लो लेट्स अज्यूम मैं ये बोलूं कि भारत में सबसे पहले हिंदी भाषा है ना 2000 बीसी में आई थी, इसका मतलब हमारे भारत के अंदर हिंदी भाषा को आए हुए 2022 साल ये हो गए और 2000 साल ये हो गए, तो कितने हो गए 2022 साल अभी वाले प्लस 2000, यानी हिंदी भाषा को आए हुए 2200 साल 4022 साल हो चुके हैं। ठीक है, आई होप, वैसे हिंदी और भी पुरानी है बट ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। मैंने इसको समझाने में टाइम लिया है बट आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं जी दोबारा से हम बेबीलोन वाली लाइन पे। ठीक है, अब आपको वो बेबीलोनिया वाली लाइन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलो ओके, 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना, तो हमारे दक्षिण में है ना एक क्षेत्र जो है वो बहुत मशहूर हो गया था जिसका नाम था बेबीलोन, और इसी वजह से वो इतना मशहूर हो गया कि उसी के नाम पे पूरा दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। अब 2000 ईसा पूर्व लिखा है, यानी अगर अभी से देखूं मैं तो कितने साल हो गए 2000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले की बात हो रही है। तो 2000 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले की बात हो रही है और अभी के 2022 साल, तो यानी ये जो हमारा बेबीलोनिया है ये कब जो है वो मतलब कब जो है दक्षिणी क्षेत्र का नाम बेबीलोनिया पड़ गया, लगभग 4022 साल पहले। ठीक है, चलो मेरे को पता है ये चीज़ समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी अभी भी टाइमलाइन को, बट कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। बट आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। ठीक है, ओके, लोग जो कहते हैं ना वो टाइमलाइन नहीं समझाते, बस आपको ऐसे ही समझा देते हैं। ठीक है, मेरा मोटिव ये नहीं है, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आगे तैयारी वगैरह करेंगे गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी चीज़ की, तो ये चीज़ें जो है AD ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा ये जो क्षेत्र है जो मेसोपोटामिया क्षेत्र है, माना जाता है इसकी पहली भाषा जो थी वो सुमेरियन भाषा यानी सुमेरी भाषा थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सुमेरी भाषा के बाद 2400 ईसा पूर्व अक्कदी भाषा आई। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या था, मैं आपको ये लाइन दिखा देता हूं। ठीक है, 2400 से पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी, सुमेरी भाषा बोली जाती थी। ठीक है, 2400 के बाद कौन सी, अक्कदी भाषा, अक्कद भाषा बोली जाने लगी। अक्कद भाषा के बाद माना जाता है कि यहाँ पर एक
अरामाइक भाषा आ गई। कब आ गई? 1400 ईसा पूर्व में एक अरामाइक भाषा आ गई। और अरामाइक भाषा है ना आज के हिब्रू से ही मिलती जुलती है, ठीक है। और आज भी कुछ इलाकों में ये देखो हिब्रू से मिलती जुलती है, और आज भी इराक के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अरामाइक भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी भाषा आई? सुमेरी भाषा, फिर अक्कद भाषा, फिर हमारी अरामाइक भाषा आई यहाँ पर, ठीक है। चलो जी, अब नीचे की तरफ आते हैं। लगभग 1100 ईसा पूर्व, ये उत्तर की बात हो रही है। दक्षिणी भाषा का, दक्षिण के इलाका हमको समझ आ गया ना। हमारा जो मेसोपोटामिया था, दक्षिण का क्षेत्र जो था, पहले उसको सुमेर बोला जाता था, फिर अक्कद भाषा यहाँ पर आ गई, फिर अक्कद बोले जाने लगा इसको, और फिर यहाँ पर तीसरी भाषा कौन सी आई? अरामाइक भाषा आई 1400 ईसा पूर्व, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व में अरामाइक भाषा आई। और कभी, और इस क्षेत्र को है ना बेबीलोनिया भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेबीलोनिया क्षेत्र जो था वो बहुत मशहूर था, ठीक है। अब थोड़ा सा उत्तर की बात करते हैं। तो उत्तर के अंदर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे असीरियाई लोग जो है ना वो उत्तर में आके रहने लग गए थे, ठीक है। और इसी वजह से हमारे उत्तर के क्षेत्र को असीरिया भी कहा जाता था। हमारे मेसोपोटामिया का जो उत्तर का क्षेत्र है उसको असीरिया भी कहा जाता था, क्योंकि 1100 ईसा पूर्व यहाँ पर कुछ असीरियाई जाति के लोग यहाँ पर आकर रहने लग गए थे, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। कुछ नहीं है, सिंपल सीधी बात है कि सबसे पहले सुमेरी भाषा, फिर अक्कद भाषा, फिर अरामाइक भाषा, भाषा का देख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी, हमने ये देखा कि यहाँ पर जो है दक्षिणी क्षेत्र को सबसे पहले सुमेरी कहा जाता था, फिर अक्कद कहा जाता था, और फिर 2000 ईसा पूर्व बेबीलोन भी कहा जाने लग गया। क्यों बेबीलोन क्यों कहा जाने लग गया? क्योंकि यहाँ बेबीलोन नाम का क्षेत्र जो था वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था, और जो उत्तर का क्षेत्र था उसे असीरियाई कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर असीरियाई जाति के लोग आकर रहने लग गए थे। ओके, चलो अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, सर आप तो 4000 साल पहले और आज से 2000 ईसा पूर्व के टाइम की बात कर रहे हो, तो सर आपको ये बात पता कैसे चली? मतलब जो बुक लिखने वाले थे उनको ये बात पता कैसे चली? हमें मेसोपोटामिया के बारे में पता कैसे चला? तो मैं आपको बता दूं, मेसोपोटामिया ना में है ना खोजबीन होना शुरू हुई थी, खुदाई वगैरह होना शुरू हुई थी, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कब होना शुरू हुई थी। बट वहां से हमें बहुत सारी चीजें मिली, इमारतें मिली, मूर्तियां मिली, कब्रें मिली, आभूषण मिले, और उससे हमें आइडिया लगा कि ये जो मेसोपोटामिया क्षेत्र है ये कितना साल पुराना था, उससे हमें आइडिया लगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मेसोपोटामिया की के आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि मेसोपोटामिया के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, यानी इतिहास की जानकारी के स्रोत बताओ, यानी मेसोपोटामिया के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो मैं आपको बताऊं, इमारतों से, मूर्तियों से, कब्रों से, आभूषण से, औजार से, मुद्राओं से, मिट्टी की पट्टिकाओं से और लिखित दस्तावेजों से जो हमें मेसोपोटामिया के अंदर खुदाई के दौरान मिले हैं, उसी से हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलो जी नीचे आ जाते हैं। मेसोपोटामिया में खोज, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि मेसोपोटामिया में खुदाई होना शुरू हुई थी, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर मेसोपोटामिया के अंदर खुदाई कब होना शुरू हुई थी, और मेसोपोटामिया के अंदर खुदाई हुई क्यों थी, किसने करवाई थी, क्यों करवाई थी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया में जो पुरातत्व विद्या खोज है, यानी खुदाई जो है, वो सबसे पहले 1840 के दशक में शुरू हुई थी, ठीक है। यानी 1840 के दशक में हमारे मेसोपोटामिया के अंदर खुदाई होना शुरू हुई थी, और खुदाई करवाई थी यूरोप वासियों ने। यूरोप के जो लोग हैं ना, आपको पता है यूरोप के लोग जो हैं वो क्रिश्चियन लोग हैं, ज्यादातर यूरोप के लोग जो हैं वो क्रिश्चियन है, ठीक है। जैसे हम पाकिस्तान बोलते हैं तो मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर, ठीक है। चाइना के चाइनीज लोग जो ज्यादा रहते हैं, इंडिया में जो है वो हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, वैसे ही यूरोप में क्रिश्चियन लोग ज्यादा रहते हैं। अब ये बात मैंने क्यों बताई है ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। तो जो यूरोप जो के लोग हैं ना, वो बहुत ही मेसोपोटामिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे। वो कहते थे यार मेसोपोटामिया के अंदर खुदाई हमको करवानी ही करवानी है। अब आप पूछोगे सर क्यों मेसोपोटामिया के अंदर वो खुदाई करवाने के लिए इतना ज़्यादा उत्साहित क्यों थे? क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारे जो यूरोप के लोग थे वो क्रिश्चियन थे। वो किस बुक को मानते हैं? बाइबल को मानते हैं। जैसे मुस्लिम कुरान को मानते हैं, है ना। हिंदू जो है वो भगवत गीता, अपने भगवत गीता को मानते हैं, है ना। तो वैसे ही जो यूरोप के लोग हैं वो क्रिश्चियन है और वो बाइबल को मानते हैं। और बाइबल का जो प्रथम भाग था जिसको कहा जाता है ओल्ड टेस्टामेंट, उसके अंदर है ना बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया से रिलेटेड थी। मैं आपको समझाता हूं कैसे। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक थी जिसका नाम था बुक ऑफ जेनेसिस। उसमें एक शिमार का उल्लेख किया गया था। एक वर्ड था शिमार, जिसका मतलब होता है सुमेर ईंटों से बना शहर, सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि, शहरों की भूमि, यानी कि सुमेर क्षेत्र की बात करी गई है। अब सुमेर का मतलब अगर हमारे बाइबल के अंदर सुमेर वर्ड का यूज किया गया है, तो सुमेर क्या था? सुमेर एक तरह से हम मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को ही तो कहा करते थे,
ठीक है। और एक और वजह थी जिसकी वजह से जो यूरोपीय लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे मेसोपोटामिया के अंदर खुदाई करवाने के लिए। इसका दूसरा रीज़न है एक स्टोरी, नोआ की स्टोरी। नोआ की स्टोरी क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। माना जाता है कि जब पूरी दुनिया में फ्लड आने वाली थी, ये मैं आपको क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो क्रिश्चियन का मानना ये था, जो हमारे यूरोपीय लोग थे वो बाइबल को मानते थे, तो बाइबल में ना एक डिस्क्रिप्शन दे रखा था और बता रखा था कि पूरी दुनिया में ना एक टाइम पर बाढ़ आने वाली थी। ठीक है, तो बाढ़ आने वाली थी, तो जो परमेश्वर है ना, जो भगवान है, उन्होंने क्या किया कि एक बंदे को नीचे भेजा जिसका नाम था नोआ। ठीक है, उस बंदे को भेजा, तो उस बंदे ने क्या करा, एक बहुत बड़ी सी नाव बनाई और पूरी दुनिया में जो अलग अलग जाति है ना उनका एक जोड़ा जोड़ा रख लिया। जैसे इंसान, एक मेल एक फीमेल को नाव में बिठा लिया, एक जैसे कि एक कुत्ता है तो एक डॉगी और फीमेल डॉगी को नाव में बिठा लिया, है ना। तो सबकी एक एक जो है वो पेयर लेके उन्होंने नाव में बिठा लिया और ऐसे उन्होंने जीवित रखा लोगों को। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल सेम स्टोरी हमें मेसोपोटामिया के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। मेसोपोटामिया के अंदर भी बिल्कुल सेम स्टोरी के बारे में बताया जाता है, बट दिक्कत यह है कि मेसोपोटामिया के अंदर जो हमारा हीरो है यानी नोआ, उनका नाम जो है वो चेंज है। नोआ को जियोशूद्र कहा जाता है और उतना पिष्टिम कहा जाता है। ठीक है जी, तो इस वजह से, यानी ये दो वजह से, पहला तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो शिमार का वर्णन था और ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो हमारी बाइबल है उसके अंदर नोआ की जो स्टोरी थी उसका मेसोपोटामिया के जियोशूद्र की स्टोरी से लेना देना जो था ना, इस वजह से जो हमारे यूरोपीय वासी थे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि हमें खोज करवानी है जी, है ना। ये तो अपना मिलता जुलता है ना, घर की बात हो गई है, तो ऐसा करके इसी वजह से उन्होंने खुदाई करवाना शुरू किया। ठीक है, सन 8040 में मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर खुदाई होना शुरू हो गई थी, पुरातत्वीय खोजा होना शुरू हो गई थी हमारे मेसोपोटामिया के अंदर। और 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया। मतलब एक ब्रिटिश समाचार पत्र था, उन्होंने बोला जितने पैसे चाहिए ना आपको हम देंगे। ब्रिटिश म्यूजियम को बोला, ब्रिटिश म्यूजियम ही थी वहाँ पर खोज वगैरह कर रही थी, उनको बोला कि जितने पैसे चाहिए हम देंगे, आप बस खोज करो। ठीक है, और बेसिकली वो किस लिए खोज करवा रहे थे, वही वो जल पलावन यानी फ्लड की वो जो थी ना हमारी नोआ की स्टोरी, वो कहाँ पर लिखी हुई है उस पट्टिका को ढूंढने के लिए उन्होंने, ब्रिटिश समाचार पत्रों ने इतने पैसे दिए। ठीक है, कि जो बाइबल में लिखा हुआ है ना उसको हमें सिद्ध साबित करना है, तो आप वो पट्टिका ढूंढो, जितने पैसे लगेंगे हम देंगे, बट मेसोपोटामिया में खोज शुरू करो। ठीक है जी, आपको समझ आ गया कि मेसोपोटामिया में जो खोज थी वो कब शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, यूरोपवासी जो थे वो मेसोपोटामिया के अंदर खोज करवाने के लिए इतना ज्यादा प्रोत्साहित क्यों थे। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है जी मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। तो अभी तक हमने देखा मेसोपोटामिया में कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी, और ये भी देख लिया कि मेसोपोटामिया के अंदर खोज क्यों होना शुरू हुई थी और किसने करवाई थी। अब हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, यानी ये जो हमारा पुराना मेसोपोटामिया था ना, वहां पर पहाड़ थे, पठार थे, किस क्षेत्र में क्या था, फसल खेती होना कब शुरू हुई थी, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का स्थिति नीचे निम्नलिखित है। ठीक है, क्या है, पहला पूर्वोत्तर भाग, यानी ये जो हमारा मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया है इसका पूर्व का भाग, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये बोला जाता है कि इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे हरे ऊंचे नीचे मैदान थे, मतलब हमारे यहाँ पर मैदानी मैदान थे जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के प्रतिरूप में फैलते गए। मतलब यहाँ पर है ना, बेसिकली ये बोला गया है कि यहाँ पर ऊंचे नीचे मैदान थे, ठीक है, जहाँ पर वृक्ष वगैरह लगे हुए थे, पेड़ पौधे यहाँ पर बहुत अच्छे खासे लगे हुए थे, साथ ही यहाँ पर स्वच्छ झरने और जंगली फूल भी थे। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा भी हो जाती थी, यानी बारिश वगैरह भी यहाँ पर सही होती थी। और यहाँ पर जो है वो कृषि 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में शुरू हुई थी, यानी माना जाता है ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 7 से 6000 साल पहले यहाँ पर खेती होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो अभी तक हमने मेसोपोटामिया के पूर्वी क्षेत्र के बारे में क्या पढ़ा कि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे जो है वो मैदान थे, यहाँ पर वृक्ष वगैरह थे, पर्वत श्रृंखला वगैरह भी थी यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर जो थे स्वच्छ झरने थे, जंगली फूल थे, और यहाँ पर पर्याप्त बारिश होती थी ताकि यहाँ पर खेती वगैरह की जा सके। और यहाँ पर खेती जो है वो माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से 7000 साल पहले होना शुरू हो गई थी। ठीक है, चलो मैं अभी बार बार ईसा मसीह के जन्म से पहले वगैरह बोल रहा हूँ, बट एक टाइम आने पर मैं ईसा पूर्व बोल दूंगा, तो आप समझ जाना। ठीक है, चलो ये बात तो हमने कर ली कि मेसोपोटामिया के पूर्वी क्षेत्र की। अब थोड़ा सा उत्तर की बात कर लेते हैं, यानी इस वाले क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो क्या लिखा हुआ है कि उत्तर में ऊंची भूमि थी, यानी ऊपर की साइड भूमि थी, जहां पर स्टेपी के घास के मैदान थे। मैं आपको स्टेपी का मतलब बता देता हूं। स्टेपी बेसिकली बहुत ज्यादा बड़े घास के मैदान होते हैं जहां पर जानवरों को चराया जाता है। ठीक है जी, मतलब घास के बहुत बड़े बड़े मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि उत्तर के क्षेत्र में हमारे स्टेपी हुआ करते थे, स्टेपी के घास के मैदान हुआ करते थे, और यहाँ पर पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन था। यानी ज्यादातर लोग यहाँ पर खेती की जगह पशुपालन करते थे। ठीक है, खेती लोग कम करते थे, पशुपालन ज्यादा करते थे। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियां और घास से अपना भरण पोषण करती थी। ठीक है, यहाँ पर जो बकरियां वगैरह हैं वो सर्दियां निकलने के बाद यहाँ पर जो है बारिश वगैरह जो होती थी, छोटी छोटी जो झाड़ियां वगैरह उगती थी, उसको खाकर अपना जीवन यापन करती थी। ठीक है, चलो जी, अब थोड़ा सा पूरब की और बात कर लेते हैं। ठीक है, पूरब का हमने ऊपर देख ही लिया था, पर पूरब की थोड़ी सी और बात कर रखी है। इसमें एक रिवर के बारे में आपको पता है, मेसोपोटामिया 2 रिवर के बीच में बसा हुआ है। कौन सा? दजला, और दूसरी रिवर का नाम आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, अभी ऊपर बताया था मैंने। तो पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान की पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन था। इसका मतलब ये है कि हमारा ये मेसोपोटामिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ये पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक रिवर थी जिसका नाम था दजला। तो ये ऊपर से ऐसे होकर जाती थी। तो ये बता रखा है कि हमारी जो दजला रिवर है, दजला नदी है, वो परिवहन का भी अच्छा साधन थी। एक जगह से जो पहाड़ी क्षेत्र में जाने के लिए अच्छा साधन था ये। ठीक है, पहाड़ी प्रदेश थे जो दूसरी जगह थे मेसोपोटामिया के, वहां से जाया जा सकता था। मतलब दजला रिवर का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह परिवहन के लिए भी उपयोग किया जाता था। ठीक है जी, ओके जी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान वाला इलाका था। ठीक है, अभी तक हमने क्या देख लिया? उत्तर देख लिया, स्टेपी का क्षेत्र, यहाँ पर देख लिया कि दजला रिवर थी ट्रांसपोर्ट के लिए, और यहाँ पर जो थे वो खेती वगैरह भी होती थी, हमने देख लिया। बट जो दक्षिणी वाला इलाका है ना हमारे मेसोपोटामिया का, वही सुमेरियन इलाका, वो जो था वहाँ पर रेगिस्तान थे, पूरा रेगिस्तान वाला इलाका था। और यहाँ वह साधन है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का विकास हुआ, और माना जाता है यहीं पर सबसे पहले नगर वगैरह बनने शुरू हुए थे। यहीं यहाँ पर सबसे पहले शहरीकरण हुआ था। लेखन प्रणाली यानी लिखने का सिस्टम भी सबसे पहले हमारे मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हुआ था। इसका भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इन रेगिस्तान में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर आप बोल रहे हो कि यहाँ पर शहर वगैरह थे, ठीक है, सबसे पहले शहर वगैरह बनने यहाँ पर शुरू हुए, बट सर ये तो रेगिस्तान का इलाका था। हाँ बिल्कुल, ये रेगिस्तान का रेतीला इलाका था, परंतु यहाँ पर एक रिवर बहती थी, ठीक है, जो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी, और उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी तो यहाँ पर जो सिंचाई है और जो खेती है वो भी अच्छी खासी हुआ करती थी, और यहाँ पर गेहूं और मटर और मसूर की भी खेती हुआ करती थी। तो इसलिए हमारा जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर रेगिस्तान का इलाका होने के बावजूद भी अच्छी खासी खेती हुआ करती थी, क्योंकि नदियों द्वारा, दजला और फरात द्वारा यहाँ पर जो वो आती थी, नदियां आती थी, वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती हुआ करती थी। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उन दोनों क्वेश्चन का आंसर पहले मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। फर्स्ट पार्ट से ही पूछूंगा, अगर आपने वो आंसर सही बताया हुआ, ठीक है, और अगर आपको आंसर आता है तभी आप आगे बढ़ना, नहीं तो पहले फर्स्ट पार्ट जाकर देख कर आना बच्चे, ठीक है, क्योंकि ऐसे मेरे को पूरी तसल्ली होनी चाहिए ना कि हाँ हर बच्चे को आता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप मेरे को ये बताओ कि जो मेसोपोटामिया उसकी सबसे पहली जो भाषा थी वो कौन सी थी। ओके, दूसरा क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ कि मेसोपोटामिया जो शब्द है ना, मेसोपोटामिया, इसका मतलब क्या होता है, वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपने बता दिया हो तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके थे मेसोपोटामिया क्या होता है, मेसोपोटामिया कहाँ पर है, मेसोपोटामिया के अंदर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र देख चुके थे, दक्षिण में क्या है, उत्तर पूर्व में क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम देख चुके थे। अब हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर। तो देखो पहला पॉइंट, प्राचीनतम नगर का मतलब ये है बेसिकली सबसे पहले जो नगर है वो मेसोपोटामिया के अंदर कब बसना शुरू हुए थे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना, नगर में और गांव में डिफरेंस बता दिया था। नगर बेसिकली वो एरिया होते हैं जहां पर सबका काम जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, सबका काम डिवाइडेड होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, बट गांव के अंदर सारे बंदे अपना काम, सारा का सारा अपना काम खुद ही करते हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर का निर्माण कांस्य युग यानी 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। मतलब ये बोला जा रहा है कि मेसोपोटामिया के अंदर जो प्राचीनतम नगर है ना, यानी जो शहर वगैरह है एक तरह से, वो कब बनना शुरू हुए थे, जिस टाइम हमने कांसे का प्रयोग करना शुरू किया था। ठीक है, यानी जब कांसे का युग आ गया था, यानी कांसा एक तरह का धातु होता है, ठीक है, एक तरह का मेटल मान लो, तो जब कांसे का यूज करना हमने शुरू किया था ना, तो माना जाता है उसी समय जो है वो नगर का निर्माण होना भी शुरू हुआ था।
ठीक है। और कांसे का युग कब शुरू हुआ था? माना जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले, यानी देखो 3000 ईसा पूर्व, तो ईसा मसीह के जीरो में हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म जी से ईसा मसीह जी के जन्म से भी 3000 साल पहले, यानी अभी से अगर आप देखें तो कितना 3000 साल पहले ये, और जीरो से अभी कौन सा साल चल रहा है? तो 2022 चल रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 5000 साल पहले जो है वो कांसे का युग शुरू हुआ था और उसी समय नगर बसना शुरू हुए थे। ओके, अब ये कांसा होता क्या है मैं आपको बता चुका हूं, एक तरह का मेटल होता है। बट कांसा जो है ना वो तांबे और रांगे के मिश्रण से बनाया जाता है, ठीक है। तो तांबे और रांगे को मिलाया जाता है तब कांसा बनाया जाता है। अब दिक्कत ये थी कि हमारे मेसोपोटामिया के अंदर ना ही तांबा मिलता था ना ही रांगा मिलता था। तो क्या होता था कि ये जो धातुएं हैं तांबा और रांगा, ये मंगवाई जाती थी, दूर दूर से मंगाई जाती थी। और ये किस लिए यूज करा जाता था? बेसिकली कांसा मनकों में छेद करने के लिए, क्योंकि बहुत बढ़िया मेटल होता था ये, है ना। तो मजबूत वाले काम करे जाते थे, जैसे मनकों में छेद करने के लिए, मोतियों में छेद करने के लिए, आप कह सकते हो। पत्थरों की मुद्राएं बना के को उकेरने के लिए, यानी जो पत्थर की मुद्राएं होती थी ना उसको शेप देने के लिए, ओके, आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी और वो बेसिकली कांसे से ही बनाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के होते थे। ओके, उदाहरण के लिए भाले की नोक जो होती है वो भी कांसे से बनी होती है। तो जो भाला होता है ना, जैसे शिकार वगैरह करते थे, तो उसकी जो नोक होती है ना, जिस मेटल की बनी होती है वो बेसिकली कांसे की ही बनी होती है, ठीक है। चलो, अब देखेंगे हम शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण का महत्व जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब शहरीकरण कब, मतलब एक तरह से शहर बनना कब शुरू होते हैं? एक तरह से हम देख ही चुके हैं 3000 BC, 3000 ईसा पूर्व में जो हमारे नगर बनना शुरू होते हैं। अब शहरों का हम महत्व देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बता दूं कि शहर बेसिकली वो एरिया होता है जहां पर कृषि के अलावा भी बाकी काम होते हैं, ठीक है, और वहां पर अच्छे खासे लोग रहते हैं। देखो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि शहर और नगर एक ही बात है, ऑलमोस्ट एक ही बात है। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते, मतलब सिर्फ वहां पर ज्यादा संख्या में लोग नहीं रहते। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। मतलब ये लिख रखा है, शहर और नगर में ना बड़ी संख्या तो होती है, बट सिर्फ यही इसकी खासियत नहीं है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर कृषि के अलावा भी कुछ काम होता है, ठीक है। क्या क्या काम होता है वो देखेंगे हम। और यहाँ पर जब काम होता रहता है ना, तो लोग यहाँ पर आके बसने लगते हैं और यहाँ पर घनत्व बढ़ने लगता है, यानी ज्यादा लोग आके बसने लगते हैं एक इलाके के अंदर, ओके, और कस्बे बनाना शुरू कर देते हैं अपने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार वगैरह का काम होता है। अब जैसे मैंने बोला था ना कि कृषि के अलावा क्या काम होता है, तो कृषि के अलावा देखो व्यापार होता है, ठीक है, उत्पादन होता है, चीजें बनाई जाती है, तरह तरह की सेवाओं का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब अलग अलग सुविधाएं वगैरह दी जाती है, सेवाएं वगैरह भी दी जाती है ना। और साथ में शहर, अच्छा एक दिक्कत यह है कि शहर के लोग है ना आत्मनिर्भर नहीं होते, ठीक है, आत्मनिर्भर नहीं रहते। इसका मतलब क्या है कि देखो अभी अभी हमने बोला कि शहरों में खेती जो है वो थोड़ी सी कम होती है, बाकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे व्यापार होता है, उत्पादन होता है, तरह तरह की सेवाएं होती है, ये थोड़ा ज्यादा होता है। तो एक खाने के लिए ना, अपने अपने खाने के लिए मैं आपको बता दूं किस पे डिपेंड रहते हैं, ये डिपेंड रहते हैं जी अपने गांव पे, ठीक है। तो गांव से चीजें आती है या अलग अलग जगहों से चीजें आती हैं और फिर शहरों में उसका उपयोग करा जाता है। तो यानी ये शहर जो होते हैं वो एक तरह से निर्भर होते हैं गांव पे, ठीक है, तो यही लिखा है। और उन्हें गांव के अन्य लोगों के द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, ये बेसिकली गांव पर आश्रित होते हैं, ज्यादातर खाने पीने की चीजें के लिए होते हैं। और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे रखा है, सिर्फ खाने पीने की चीजों के नहीं, मुद्रा बनाने और पत्थर उकेरने के लिए कांसा के औजारों की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, शहरों के अंदर जो होता है वो कांसा पहले है ना, जो दूसरे देशों से, अभी अभी हमने देखा कांसा बहुत अलग अलग दूर के क्षेत्रों से मंगाया जाता है, तो दूर के क्षेत्रों से गांव में मंगवाया जाता है, फिर गांव से शहर में आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हो जो हमारा शहर है वो भी हमारे गांव पर डिपेंडेंट है कांसे के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, गांव और शहर के लोगों में लेन देन होता रहता है, इस प्रकार शहरी क्रियाकलाप से गांव के लोग भी जुड़े रहते हैं। मतलब बेसिकली ये बोल रखा है, शहर और गांव में लेन देन चलता रहता है। शहर के लोग जो हैं वो कुछ चीजें वगैरह देते हैं, जैसे जो भी चीजें होती है बनाने के बाद व्यापार से जो भी फायदा होता है वो बेसिकली गांव के लोगों को भी फायदा मिलता है उससे। और शहर आपको पता ही है कि जो उनकी जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल वगैरह होता है, जैसे अभी अभी हमने देखा कांसा वगैरह हो गया, खाने की चीजें हो गई, तो वो गांव से मंगवाते हैं। तो इन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा लेना देना है, इन दोनों का लेन देन चलता रहता है, ठीक है जी। और गांव के लोग भी एक तरह से शहरों से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गांव के लोग जो है उनके पास कांसा होता है ना, वो बनाते हैं, तो वो कांसा जो है वो शहरों में भेजा जाता है। तो ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे आजकल के भी हैं, आज भी गांव देखो एक तरह से गांव और शहर भारत में भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, है ना किसी तरीके से जुड़े हुए ही हैं। ओके, अब आज बात करते हैं जी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो छपेगा,
क्वेश्चन क्या है कि शहरी जीवन की विशेषता बताओ। तो शहरी जीवन जो है उसकी विशेषता क्या होती है? ऑल दो ये है ना, मैं थोड़ा थोड़ा आपको पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि शहर क्या होते हैं। देखो पहला पॉइंट ये लिखा है, शहर जीवन में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है? सबका काम जो होता है वो बटा हुआ होता है। अब ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बार कर चुका हूं, बिल्कुल इस पार्ट के स्टार्टिंग में भी करा है और चैप्टर के स्टार्टिंग में भी करा है। तो श्रम विभाजन आपको क्लियर हो गया होगा, जब एक ही बंदे को सारा काम नहीं करना पड़ता, जब अलग अलग बंदे के लिए काम डिवाइड होता है, जैसे लोहार हो गया, सुनार हो गया, तो इसको हम श्रम विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, शहरों की दूसरी विशेषता क्या होती है? विभिन्न लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ठीक है, गांव के लोग तो सारा का सारा अपना अपना काम खुद करते हैं, तो वो एक दूसरे से मतलब आश्रित नहीं होते, बट जो हमारे शहर के लोग हैं ना, वो एक दूसरे से लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि शहर के लोग अपने कार्यों को लेकर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं होते, उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जैसे कि कोई औजार बनाने वाला है, या मान लो कोई लोहार है ना, तो उसे लोहे की जरूरत है, तो वो कहीं और से आता है। तो ये बेसिकली है ना, जो हमारे शहर के लोग होते हैं ना, वो अपने कामों के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होते, इनको कहीं ना कहीं गाँव पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती है। ये इसी का एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे हमने देखा था ना कि आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, तो ये बता रखा है शहरों में बहुत सारी जो चीजें होती है ना, वो गाँव से या अलग अलग दूर दराज के इलाकों से आती है, विभिन्न जगहों से आती है। तो ये भी एक फीचर है हमारे शहर का, मेसोपोटामिया के शहर का। अच्छा, एग्जाम में आएगा आपको, अगर एग्जाम में ये आ जाए ना कि मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की विशेषता बताए, तो कंफ्यूज मत होना कि कहीं आप बोलोगे सर आपने तो शहरी जीवन बताया था, मेसोपोटामिया के शहरी जीवन थोड़ा ना बताया। अरे बात यही है, चैप्टर तो मेसोपोटामिया से रिलेटेड है ना बच्चे, है ना। ये कभी कभी छोटी छोटी गलतियां जो है वो हम एग्जाम में कर देते हैं, तो याद रखना, ऐसा नहीं करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं। ये बात मैं आपको मैं पहले बता चुका हूँ। मेसोपोटामिया के शहरों की एक और खासियत है कि इनका जो चीजें हैं खाने पीने की, खाद्य पदार्थ, वो भी गांव से आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शहरों में जो है वो बाकी जो चीजें उन पे ज्यादा फोकस करा जाता है, व्यापार पे और विनिर्माण उद्योग पे, ऐसी चीजों पे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि शहरी जीवन को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमारा देखो, गांव में तो सारा का सारा काम खुद करते हैं, तो क्या लिखा पड़े, कोई जरूरत ही नहीं है हिसाब रखने का। बट शहर में क्या है कि हिसाब रखना जरूरी हो जाता है, लिखित रूप से, जो आप कह सकते हो कि हिसाब किताब रखना जरूरी हो जाता है। और माना जाता है कि यहीं से शुरुआत होती है पट्टिकाओं की, पट्टिकाओं की। अब देखो, अब आपको हिसाब किताब रखना है, अब आप कहाँ रखोगे हिसाब किताब? दिमाग में तो रखोगे नहीं, है ना, भूल सकते हो आप दिमाग में, है ना। तो इसलिए ना, लेन देन के लिए क्या करी जाती थी, पट्टिकाओं का प्रयोग किया जाता था। मतलब एक है ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ऑल्दो ये आगे आने वाला है। एक है ना, चिकनी मिट्टी ली जाती थी, उसकी ऐसी बॉक्स की शेप बनाई जाती थी, और उस पर ना गीली मिट्टी पे लिखा जाता था, फिर इसको सुखाया जाता था। तो ये एक तरह का एग्रीमेंट बन जाता था, एक तरह से हिसाब किताब रखने का एक माध्यम बन जाता था। ऑल्दो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज वार्का शीर्ष। वार्का शीर्ष है ना, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आपको है ना, बुक के अंदर एक पिक्चर दे रखी होगी, मैं दिखा देता हूँ आपको पिक्चर। ये आपको एक पिक्चर दे रखी होगी और आपको पूछा जाएगा कि ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम वार्का शीर्ष है। ठीक है, ये 3000 साल पहले ना एक स्त्री का सिर है ये, ठीक है, सफेद संगमरमर से तराश कर बनाया गया है। ओके, और ये हमारे उरुक नगर में मिला था, हमारे मेसोपोटामिया के अंदर ही पड़ता है। उरुक नगर जो है हमारे मेसोपोटामिया के अंदर ही पड़ता है। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व यानी अभी से ऑलमोस्ट कितने साल पहले? 5000 साल पहले। ठीक है जी बच्चे, मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, 5000 साल पहले या कितने साल पहले, ताकि आपको ये ईसा पूर्व का जो लॉजिक है ना, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो बात यह है कि 3000 ईसा पूर्व उरुक हमारे नगर में स्त्री का यह सिर एक सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है? एक तो नीला लाजवर्द नाम का पत्थर, जिसको लेपिस लजूली भी बोलते हैं। आइए, ये लजूली, लेपिस लजूली बोलते हैं। सफेद सीपी और काले डांबर, डांबर का मतलब बिट्यूमेन, जो आपका ये रोड बनती है ना जिससे, वो भी एक तरह का डांबर होता है। तो इन चीजों से मिलकर ये वार्का शीर्ष बना हुआ है। पिक्चर देख लो, एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, और आया भी था एक बच्चे का। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं जी। शहरों में माल की आवाजाही। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि शहर जो है वो एक तरह से डिपेंडेंट होता है गांव पे या दूर दूर किसी इलाकों पे, है ना, अपने चीज़ों के लिए। जैसे हमने अभी देखा था कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें तो गांव से आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, वो भी अलग अलग जगहों से आती है। तो कैसे आती है उसी के बारे में हम देखेंगे, और क्यों आती है। क्या गाँव में चीज़ें नहीं होती, ओ सॉरी, शहर में चीज़ें नहीं होती, वही हम देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है कि मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, मेसोपोटामिया के गांव में खाने की चीजें तो मिल जाती है, ठीक है, हो या खनिज संसाधन, बट यहाँ पर
परंतु यहाँ पर आएगा बस उसके यहाँ। ओके, मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव है, यानी खनिज संसाधन नहीं मिलते। कांसा भी जो है वो अलग अलग इलाकों से मंगाया जाता है ना। अभी मैंने बताया था आपको, कांसा भी दूर दराज के इलाकों से पहले गांव में आता है, फिर गांव से शहर में आता है। ओके, दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। मतलब जो हमारा मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी क्षेत्र है ना, जो सुमेर बोला जाता था, जिसे अकदी है ना, या बेबीलोनिया बोला जाता था, तो इन इलाकों में क्या था हमारा, ये जो पत्थर बनाने के लिए, जो औजार बनाने के लिए, मोहरे या मुद्राएं बनाने के लिए जो पत्थर की आवश्यकता होती थी ना, तो पत्थरों की यहाँ पर कमी थी। ठीक है जी। अब इराकी खजूर, अब इराक यानी मेसोपोटामिया की बात हो रही है ऑलमोस्ट, तो इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी जो होती थी उनका प्रयोग नहीं कर सकते। देखो यही लाइन लिखी हुई है, इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी गाड़ी के पहिए तथा नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मेसोपोटामिया में जो लकड़ी, अब देखो मेसोपोटामिया के में क्या था, नाव बनानी थी और गाड़ी के पहिए बनाने थे। बट दिक्कत ये थी कि इराक के अंदर या हमारे मेसोपोटामिया के अंदर जो इराकी खजूर के जो पेड़ होते थे और जो पोपलार के पेड़ होते थे, उनकी लकड़ी अच्छी नहीं होती थी, उनसे ना ही पहिए बनाई जा सकते थे और ना ही नावें बनाई जा सकती थी। तो इसलिए औजार हो गए, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं था। इसलिए क्या किया जाता था कि मेसोपोटामिया में बाहर से चीजें मंगवाई जाती थी। ये देखो यही लिखा हुआ है कि मेसोपोटामिया में लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, ये दोनों, इन दोनों से क्या बनता है, कांसा। ठीक है जी, कांसा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की, जिसको आज तुर्किया बोलते हैं, हाँ जी, टर्की नहीं बोलते, तुर्किया बोलते हैं, नाम चेंज हो गया इसका, देखना आप, और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाए जाते थे, जिसके लिए वह अपना कपड़ा और कृषि उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। मतलब मेसोपोटामिया के लोग अपना जो खाद्य पदार्थ है, खाने पीने की चीजें हो गई, कपड़ा वगैरह हो गया, वो ईरान वगैरह भेजते थे। ओके, और तुर्किया वगैरह भेजते थे, और जो तुर्किया वगैरह के लोग हैं, ईरान वगैरह के लोग हैं, उनको क्या भेजते थे, वो भेजते थे लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोने की सीपी वगैरह, ये सारी की सारी चीजें भेजते थे। ठीक है, अच्छा जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे भेजते थे? वो भेजते थे जी जल मार्गों से, पानी के मार्गों से, नाव वगैरह में लगाकर चीजें भेजते थे और वहीं से चीजें नाव वगैरह से मंगवाते थे। सबसे सस्ता साधन माना जाता था, और मेसोपोटामिया में जल मार्ग का उपयोग बहुत बड़े लेवल पे करा जाता था। अब आप बोलोगे सर जल मार्ग का उपयोग क्यों करा जाता था, रोडें नहीं थी क्या, रोड से चल के गाय भैंस पे बांध दो, ले जाओ, बकरी वगैरह पे, गधों वगैरह पे आराम से ले जा सकते हैं, तो जल मार्ग का प्रयोग क्यों किया जाता था? और उस समय तो जहां तक हमको लगता है कि इतनी अच्छी शिप भी नहीं हुआ करती थी, थोड़ी सी नॉर्मल शिप हुआ करती थी, बहुत ही सेफ्टी का भी ख्याल नहीं होता था, मतलब, है ना। बट मैं आपको बताता हूं कि मेसोपोटामिया में जल मार्ग का ही उपयोग क्यों किया जाता था। सबसे बढ़िया साधन जो है, प्रमुख साधन जो है चीजें लाने ले जाने के लिए, जल मार्ग का प्रयोग पता है क्यों किया जाता था? पहला तो यह है कि पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काट कोयला लाने ले जाना बहुत कठिन होता था। मतलब देखो, बात यह है कि एक बैलगाड़ी पे या एक पशु की पीठ पे आप कितना सामान लाद दोगे, एक तो ये दिक्कत आती थी। ठीक है, और दूसरा है कि इसमें समय भी बहुत लगता था और खर्चीला था। खर्चीला कैसे? अब जो जानवर ले जा रहा है तो उसको भी तो पेट पूजा करवानी पड़ेगी, खाना पीना खिलवाना पड़ेगा ना, चारा वगैरह। और चारा वगैरह थोड़ा सा उस समय जो आप कह सकते हो कि बहुत डिफिकल्ट होता था। एक नॉर्मल आप कह सकते हो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो बंदा काम करता था ना, उसके लिए चारा खरीदना थोड़ा सा खर्चीला हो जाता था। ओके, और शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं थी। तो यही है, वो खर्चा वगैरह शहरी अर्थव्यवस्था इतना नहीं कर सकती थी। मतलब पहले कोई चीज़ आ रही है, मान लो ईरान से आ रही है, अब लाने में ही इतना पैसा लग जाए कि जी जानवरों को खिलाना है, तो है ना, तो फिर दिक्कतें होती हैं। ठीक है, परंतु ऐसा कुछ जलमार्ग में समस्या नहीं थी। जलमार्ग में क्या है, नाव पे बैठाओ, हवा खुद आपको लेकर जाती है, लेकर आती है। अब शिप तो आपसे पैसे लेगी नहीं, है ना, चारा उसे खाना नहीं है शिप को, यानी नाव को कोई चारा वगैरह तो नहीं खिलाना पड़ेगा। तो इसलिए ही मेसोपोटामिया में जलमार्ग का उपयोग करा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेखन कला का विकास। ठीक है, मैंने ऑल दो आपको बता ही दिया कि मेसोपोटामिया में जो लिखने का सिस्टम है वो कैसे शुरू हुआ था। ये अभी हम ऊपर हमने देखा ना कि शहर में क्या था कि लिखा पढ़ी की जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, चीज़ों की सूचियां बनानी करती थी और लिखित रूप से रखना पड़ता था सब कुछ, ब्यौरा वगैरह, क्योंकि गांव में तो शहरों में तो लेन देन बहुत बड़े लेवल पे होता था।
तो लिख कर रखना पड़ता था, लिखित रूप से लिखना पड़ता था और रखना पड़ता था अपने पास संभाल कर। तो इसी वजह से कहा जाता है कि लेखन कला की शुरुआत हुई। अब मतलब कैसे हुई वो हम देखेंगे। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वह लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। मतलब ऑलमोस्ट हमें पहली जो पट्टिकाएं मिलती है ना वो 3000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह जी के जन्म से ऑलमोस्ट 3200 साल पहले हमें ये जो पट्टिकाएं हैं वो मिलती है। पट्टिकाएं पता है ना आपको, ये पट्टिकाएं जो मैंने अभी बताया था कि एक पट्टिका होती है, ठीक है, जो लिपिक होता है वो उसे, लिपिक यानी पट्टिका बनाने वाला, लिपिक जो होता है वो क्या करता है, चिकनी मिट्टी से बनाता है और उस गीले ही मिट्टी पे लिखा जाता है और लिखने के बाद उसको सुखाया जाता है, जैसे छप जाता है जो भी चिकनी मिट्टी पे लिखा हुआ हो, ठीक है। और क्या क्या पट्टिकाओं पे क्या क्या लिखा जाता था, वहां बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली है, जो वहां के दक्षिणी शहरों उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होगी। मतलब माना जाता है कि मैं आपको बता दूं, उरुक उरुक बेसिकली हमारा मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग का ही एक नगर है। तो वहाँ के जो मंदिर है ना, वहाँ के मंदिर के आसपास हमें बहुत सारी पट्टिकाएं मिली है और माना जाता है कि वहाँ पर बैलों, उस पट्टिकाओं पे ना बैलों के चिन्ह बने हुए थे। चिन्ह चिन्ह मतलब पूरी बैल, ओके मैं दिखा देता हूँ आपको, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। तो लेखन कला में क्या होता था, ऐसे, ठीक है, तो ये बने होते थे, ऐसे नाम नहीं लिखा होता, जैसे आज मैं लिखता हूँ भारत, तो आप ऐसे भारत लिख दोगे, है ना, मेरा नाम है वैसे भारत। और आप उस टाइम में क्या होता था, चित्र बना के दिखाया जाता था कि जी ऐसा भारत है। आई एम रियली सॉरी, मेरी डिज़ाइन बहुत ही ख़राब है, मतलब ड्राइंग बहुत ही ख़राब है, बट आप समझ गए हो, ठीक है। चलो, तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली जो हमारे उरुक का जो मतलब हमारे दक्षिणी शहर का जो उरुक का मंदिर था ना, वहाँ पर हमें बहुत सारी पट्टिकाएं वगैरह मिली और माना जाता है कि वहाँ पर बैल, मछलियाँ, रोटियों वगैरह क्या ऑलमोस्ट 5000 सूचियाँ मिली है। इसका मतलब मंदिरों में जो चीज़ें आती और जाती थी ना, उसका भी उल्लेख किया जाता था, उसका भी ब्यौरा रखा जाता था, ठीक है। चलो, वहां स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ होगा जब समाज को अपने लेन देन की स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे। तो बेसिकली ये बता रखा है कि माना जाता है कि ऑब्वियसली बात है, लेखन कार्य कब शुरू हुआ होगा, जब लोगों को लगा होगा कि जी इसका लिखित में ब्यौरा रखना जरूरी होगा। जब जो लोग जो है मंदिर में दान देते थे, चाहे वो मछलियाँ वगैरह दान या कुछ भी देते थे, क्योंकि उस टाइम तो बेसिकली इसी तरीके से वो भगवानों को खुश करते थे, ठीक है, अपने भगवानों को खुश करते थे। तो जो भी मंदिरों में रोटियां वगैरह और जाती थी, उनका ब्यौरा लिखना कि किसने कितनी रोटियां दी, किसने कितनी वो दी, मछलियां दी और ये सारी की सारी चीज़ें, तो उसका लिखित ब्यौरा होता था, ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट पॉइंट है कि पट्टिका किस प्रकार बनाई जाती थी। अब ये वाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑलमोस्ट चीजें ना मैं धीरे धीरे जिस टाइम आता है उसी टाइम टॉपिक क्लियर करवा देता हूँ कि जब हम टॉपिक पढ़े तो आपके लिए इजी बन जाए, इजी पीजी। तो देखो, लीपिक लीपिक यानी वही पट्टिका बनाने वाला, लीपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था। आएगा ये क्वेश्चन, पट्टिकाएं कैसे बनाई जाती थी मेसोपोटामिया में। चिकनी मिट्टी को पहले वो गीला करता था और फिर उसको गूंद कर थाप कर ऐसे आकार की पट्टिका का रूप देता था जिसे आसानी से पकड़ा जा सके। अब जैसे कि चौकोर शेप को पकड़ना आसान होता है, तो चौकोर शेप में बना, चौकोर तो नहीं है, रेक्टेंगल है ये, ठीक है, चौकोर रेक्टेंगल, मेरे ख्याल स्क्वायर होता है, ये होता है स्क्वायर, ठीक है, और ये होता है रेक्टेंगल। तो बेसिकली रेक्टेंगल शेप की वो पट्टिका वगैरह बनाता था गूंथ कर, और लिपिक पट्टी की सतह को चिकना बना देता था ताकि लिखने में आसानी हो। और फिर सरकंडे की तिल्ली, सरकंडा मतलब एक तरह से हम आप मान लो कि मतलब सरकंडा होता है, ठीक है, उसकी जो तीली होती है ना, बिल्कुल उसको तीखा नोक करके उस नम चिकनी मिट्टी की सतह पर कीलाकार चिन्ह बनाए जाते थे। कीलाकार चिन्ह का मतलब क्या होता है, बेसिकली कीलाकार चिन्ह का मतलब होता है, बेसिकली मैंने अभी बच्चे में आपको बताया था ना कि वर्ड नहीं होते थे पहले ऐसे, जैसे अब मैं भरत लिखता हूं तो भरत नहीं होता था पहले, वो है ना चिन्ह से दर्शाते थे, जैसे ऐसे जो चिन्ह होते हैं ना उनसे दर्शाते थे। जैसे देखो, गांव की संख्या को, बैल को ऐसे दर्शाया जाता, तो अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता था। तो बेसिकली यही बता रखा है कि है ना, जो हमारे पट्टिकाएं होती थी ना, चिकनी मिट्टी की जो पट्टिकाएं होती थी, उन पे सरकंडे से चित्र वगैरह या कीलाकार चिन्ह बनाए जाते थे, जिसको इंग्लिश में क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता था। क्यूनिफॉर्म का मतलब कीलाकार चिन्ह होता है। एक मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस कम है, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा करवाऊंगा अपने को, आपको एक भी चीज़ नहीं छुड़वानी, ठीक है। उसके बाद पट्टिका को धूप में सुखाया जाता था और एक बार सूखने के बाद उस पर कोई चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। पता ही आपको, चिकनी मिट्टी सूख गई, इस पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब पता है, जानते हो इसका मतलब क्या है, कि आपका चाहे हिसाब छोटा सा ही हो या बड़ा सा हो, कितना भी बड़ा हिसाब हो कितना भी छोटा हिसाब हो, एक पट्टिका आपके हिसाब पे लगेगी। मतलब मान लो आपका हिसाब सिर्फ एक पट्टी यहाँ तक है, एक चिन्ह गाय का, मतलब एक बैल का चिन्ह का है बस,
फिर भी ये पट्टिका जो है, एक पट्टिका पूरी बनानी पड़ती थी, और एक बार लिख दिया तो बस फाइनल, समझ रहे हो। तो चाहे कितना भी छोटा आपका लेन देन हो या कितना भी बड़ा लेन देन हो, एक पट्टिका तो लगती ही लगती थी। ओके, चलो। और लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ष किलाकार हो गए। जो वर्ण है, वर्ण लिखा हुआ है, ये वर्ण कर देता हूं मैं इसको, आप वर्ष समझ लोगे। वर्ण यानी अक्षर, अक्षर किलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। इसमें बेसिकली ये बता रखा है कि लगभग 2600 ईसा पूर्व, पहले तो जो सबसे पहली पट्टिका पाई गई थी ना, उस पर सिर्फ चिन्ह बनाए गए थे, यानी बैल के चिन्ह, मछलियों के चिन्ह, ऐसे चिन्ह बनाए गए थे, है ना। पर उसके बाद धीरे 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 अक्षर की तरह बनने लगे वो। ओके, और लेखन का प्रयोग, हिसाब किताब, और उसके बाद है ना, सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ गाय, मतलब जो मंदिरों में लेन देन के लिए नहीं, और भी बहुत सारे, जैसे कि डेटा रखने के लिए, आम लोगों के लिए भी वो जो पट्टिकाएं थी वो बनाई जाती थी, है ना। कोई नोटिस देने के लिए, अपने शहरों के लोगों को नोटिस देने के लिए भी पट्टिका का उपयोग करा जाता था। मतलब बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे जो शब्द है ना, वो शब्द आने लग गए, धीरे 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 शब्द आने लग गए, है ना। पहले तो चिन्ह थे, चिन्ह से जैसे शब्द आने लग गए, वैसे वैसे जो पट्टिकाएं, उनका प्रयोग और भी ज्यादा बड़े लेवल पे हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि सुमेरियन के बाद कौन सी भाषा आई थी, बिल्कुल पहले पार्ट में हमने पढ़ा था, सुमेरियन के बाद धीरे धीरे अकदी आ गई थी। तो अकदी के बाद अकदी आ गई थी, तो अकदी का बड़े लेवल पे प्रयोग होने लग गया था। और मैं आपको ये बता दूं कि अकदी भाषा का प्रयोग जो है वो पट्टिकाओं पे बेसिकली एक पहली शताब्दी तक हुआ था, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद के 100 सालों तक भी हमारे इन पट्टिकाओं का प्रयोग आप कह सकते हो कीलाकार लेखन में हुआ करता था, ठीक है। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे, लेखन प्रणाली की विशेषता। थोड़ी लेखन प्रणाली की विशेषता भी समझ लेते हैं हम। लेखन प्रणाली की विशेषता का मतलब है कि अब पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो लिखने का सिस्टम होता था ना, बहुत ही टफ होता था। आप खुद सोचो, आप है ना, अब बहुत सारे वर्ड हुआ करते थे, पहले मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ध्वनि के लिए कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। मतलब देखो, जितनी भी चीजें होती थी ना, उन सबका जो चित्रण है वो करना पड़ता था। आप अब सोचो कितना मुश्किल होता होगा। अब जैसे मैं बोलता हूँ लैपटॉप, जैसे मैं बोलता हूँ कार, जैसे मैं बोलता हूँ बैल, अब है ना, अगर मैं आपको बोलूंगा आप तो प्यार से लिख दोगे, 2 सेकंड में लिख दोगे, बट अब इन्हीं चीजों को क्या किया जाता था, विजुअलाइज करके चिन्ह बनाने पड़ते थे। और ऐसे तो बहुत सारी, लाखों चीजों के लाखों चिन्ह हो जाएंगे, तो बहुत सारे सैकड़ों अक्षर हुआ करते थे। तो यही बात लिखी हुई है कि लेखन प्रणाली जो मेसोपोटामिया के अंदर थी ना, उसको बहुत डिफिकल्ट माना जाता था, कुछ सैकड़ों अक्षर होते थे। अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, मैं आपको बता चुका हूं, जिसके कारण लिपिक को सैकड़ों चिन्ह जो है वो सीखने पड़ते थे। और मैं आपको बताऊं, बहुत कम ऐसे लोग थे मेसोपोटामिया के अंदर जो ये लेखन प्रणाली करना जानते थे, ठीक है। बहुत कम ऐसे लिपिक होते थे जो लिख पाते थे एक्चुअली, और चिन्ह बना पाते थे, क्योंकि बहुत सारे होते थे, ठीक है। सूखने से पहले इन्हें गीली मिट्टी पर लिखना होता था, और ये थोड़ा टफ भी होता था। लेखन के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, जो मतलब चिन्ह भी याद रखे कि हाँ जी इस चीज के लिए ये वाला चिन्ह था, और जल्दी से लिख भी पाए, है ना। नहीं तो गीली मिट्टी सूख जाएगी, वो चिकनी मिट्टी सूख जाएगी। ओके, और देखो इसीलिए ही एक नेक्स्ट टॉपिक भी है इसका, कि इसी वजह से आप देखोगे मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग जो है वो पढ़ लिख सकते थे, ठीक है। रीजन यही था क्योंकि सैकड़ों वर्ड थे, है ना। उन लोग सोचते थे कि भाई क्या ही करेंगे इतना पढ़ के, मतलब बहुत टफ काम है ये वाला, लोग ऐसे समझते थे, ठीक है। लास्ट पार्ट में बेसिकली हमने जो भी पढ़ा था उससे रिलेटेड मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने उन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया, तभी बच्चे आप आगे बढ़ना, ठीक है। नहीं तो अगर आप क्वेश्चन आपको ना आते हो तो जो सेकंड पार्ट है वो दोबारा जाकर देख कर आना। क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन, आप मेरे को ये बताओ कि मेसोपोटामिया में एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाने के लिए सबसे बढ़िया जो यातायात का साधन था वो कौन सा था। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ कि मेसोपोटामिया में कांसे का युग, कांसा आपको पता है ना जो तांबे और रांगे से मिलकर बनता था, उसका युग जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आते होंगे तब ये वाला पार्ट आपको देखना है, ठीक है। चलो जी, तो लास्ट पार्ट में हमने एंड में देखा था कि मेसोपोटामिया में लेखन कला की क्या क्या विशेषता थी। हमने देखा था बहुत सारे वो हुआ करते थे, चिन्ह वगैरह होते थे, याद रखना डिफिकल्ट होता था, इसलिए बहुत कम ऐसे लोग होते थे जिनको लेखन कला का थोड़ा सा अनुभव था, जो पट्टिकाएं वगैरह लिखते थे, बहुत कम लोग होते थे, क्योंकि बहुत कुशलता चाहिए होती थी, ठीक है। इतने सारे जो चिन्ह है उसे याद रखना पड़ता था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेखन का प्रयोग, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले टॉपिक में ना कहानी दे रखी है। कहानी क्यों दे रखी है, इसमें बेसिकली है ना ये बता रखा है, इस कहानी के अनुसार कुछ लोग मानते हैं कि कहानी सच है। इस कहानी में ये बता रखा है कि सबसे पहले जो पट्टिका थी ना, पट्टिका का प्रयोग कैसे स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो ये कहानी जो है बेसिकली ये उरुक के राजा एनमरकर की कहानी है,
ठीक है, कहानी ये देखो आपके बुक के अंदर लिखी हुई है ये कहानी। मैं आपको कहानी समझा देता हूँ, कहानी क्या है। बेसिकली माना जाता है कि हमारे उरुक के राजा थे, उनका नाम था एनमरकर, ठीक है। वो अपने एरिया के अंदर एक सुंदर बहुत बड़ा सा मंदिर बनवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य पत्थरों की जरूरत थी, ठीक है। और उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली कि एक एरिया है जिसका नाम है अरट्टा। अरट्टा के अंदर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के जो है वो लाजवर्द के पत्थर और बहुमूल्य रत्न वगैरह मिलते हैं। इसने क्या किया, अपने राजदूत को, यानी अपने जो आपने कह सकते हो कि अपने एरिया के अंदर से एक बंदे को अरट्टा की तरफ भेज दिया और बोला कि जाओ राजा को बोलो, वहां के अरट्टा के राजा को बोलो कि एनमरकर ने ये सारी चीजें मंगवाई है, बहुमूल्य रत्न मंगवाए हैं और भेज दो। अब हमारा राजदूत जाता है कहाँ पर, अरट्टा जाता है। अरट्टा जैसे मर्जी वो पहुंचता है, फिर राजा को अपनी बात बताना शुरू करता है। वहां पर आ जाता है लैंग्वेज बैरियर, मतलब जो अरट्टा का राजा होता है उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि राजदूत क्या कह रहा है, ना राजदूत को समझ आता है कि अरट्टा का राजा क्या कह रहा है। तो राजदूत वापस आ जाता है। एनमरकर बोलता है भाई क्या हो गया, लेकर नहीं आया, पत्थर वत्थर कहाँ है दिखाओ। तो वो कहते हैं जी नहीं, मना कर दिया, ठीक है। और वो ये भी बोलता है कि वहां पर लैंग्वेज का इशू था। अब एनमरकर बड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पहली बार लाइफ में वो ना सुन रहा होता है। वो बोलता है कि यार ये क्या सिस्टम है, मना कैसे कर दिया उसने, बातचीत ऐसी, मतलब महंगी बातचीत है हमारी, ऐसे कैसे कर दिया उसने। वो क्या करता है और फिर ये भी बता देता है हमारा राजदूत हमारे एनमरकर को कि ना लैंग्वेज का भी इशू है, उनको समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या कह रहा हूँ। तो एनमरकर कहता है ठीक है। वो एक पट्टी का उठाता है, चिकनी मिट्टी पे लिख कर देता है उसे, और वो बेसिकली धमकी होती है कि अगर पत्थर नहीं पहुंचाए तो हम आपको ऊपर पहुंचा देंगे, मतलब ऐसी धमकी लिखकर राजदूत के हाथ में देता है और उससे बोलता है कि अब जाओ, पट्टी का पकड़ा देना हाथ में और ऊपर से नीचे तक वो कांप जाएगा और पत्थर वत्थर भेज देगा, ठीक है। हमारा राजदूत वो पट्टिका लेके जाता है, ठीक है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये तो नहीं बता रखा आपकी बुक में, बट हाँ ये जरूर बता रखा है कि जैसे ही राजदूत अरट्टा के राजा के सामने वो पट्टिका प्रस्तुत करता है और देता है, ये देखो मेरे राजा ने धमकी भेजी है, तो जो अरट्टा का राजा है वो चौंक जाता है, क्योंकि लाइफ में पहली बार उसने पट्टिका देखी होती है, उसका दिमाग घूम जाता है कि ये चीज है क्या, ठीक है। तो माना जाता है कि सबसे पहले लेखन कला और पट्टिका का उपयोग इस तरीके से हुआ होगा, इस कहानी के द्वारा हुआ होगा, ठीक है। चलो जी, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण और मंदिर और राजा, बेसिकली टॉपिक दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि माना जाता है कि 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्ती का विकास होने लगा था और इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया, ठीक है। माना जाता है कि हमारे दक्षिणी मेसोपोटामिया में 5000 साल पहले बस्तियां बनना शुरू हुई थी। अब बस्तियां क्या होती है, जहां पर लोग है ना झुंड में रहते हैं, है ना, इकट्ठा रहते हैं, तो वो बस्तियां बनने शुरू हुई थी, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, वो बस्तियां शहरों में कन्वर्ट हो गई। शहरों की खासियत आपको पता है ना, जहां पर हर बंदे का काम जो है बटा हुआ हो, यानी सोनार सोने का काम करेगा, लोहा लोहे का, ऐसे काम जो है वो बट गया, तो यानी बहुत सारे प्राचीन नगर बसने लगे। अब मैं आपको बता दूं मेसोपोटामिया में कई अलग अलग प्रकार के शहर होते थे, ठीक है। बेसिकली आपकी बुक में 3 प्रकार के शहर दे रखे हैं। पहले शहर वो होते थे जो मंदिरों के चारों ओर बसे रहते थे, है ना। मैं आपको बता दूं मेसोपोटामिया के अंदर मंदिरों की बहुत ही ज्यादा मान्यता थी, महत्वपूर्ण माना जाता था मंदिरों को। अभी पता चलेगा आपको कितना महत्वपूर्ण माना जाता था। और दूसरे शहर वो होते थे जो मतलब व्यापार का केंद्र होते थे, जहां से ट्रेड वगैरह व्यापार वगैरह बहुत बढ़िया होता था, बहुत बड़े नंबर पे होता था, ये वो शहर। तीसरे शहर होते थे शाही शहर, यानी जहां पर राजा वगैरह रहा करते थे, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के शहर होते थे, ओके। अब आपकी बुक में इन नीचे वाले 2 शहरों के बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, बट हाँ इस वाले यानी पहले जो मंदिरों के आसपास या चारों ओर बसे होते थे उनके बारे में बता रखा है। अब जब मंदिरों के चारों ओर बसे होते थे तो पहले तो मंदिर के विशेषता देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया में मंदिरों की क्या विशेषता थी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जब मेसोपोटामिया में खुदाई हुई थी ना, तो हमें सबसे पुराना जो मंदिर अभी तक जो मिला है वो हमें कच्ची ईंटों से बना हुआ मिला है। यानी मेसोपोटामिया के मंदिरों की सबसे पहली विशेषता ये थी कि वो छोटा मंदिर था और साथ ही में क्या था, वो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। सेकंड था कि इन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास था, जैसे उर, ठीक है, उर जो चंद्र देवता थे, ठीक है। और साथ में इन्नाना जो कि प्रेम और युद्ध की देवी थी। मतलब हमारे जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो 2 देवी देवताओं की पूजा करते थे, और भी बहुत सारे थे बट जिनके बारे में हमें नॉलेज हो पाई है वो 2 थे। एक तो थे उर जो कि चंद्र देवता थे, और दूसरे थे इन्नन्ना जो कि प्रेम और हमारे युद्ध की देवी थी, इनकी पूजा करते थे वो। यह मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा मंदिर है छोटा सा। अब इसके मंदिर के आगे बहुत सारी चारों तरफ जगह जगह होती थी, तो यहाँ पर ऐसे कमरे बनाते रहते थे। समय के साथ जो है मंदिर बड़ा होता रहता था, जहां जहां कमरे बनते रहते थे ऐसे बड़ा होता रहता था अपना मंदिर, ठीक है।
कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे। मतलब इसमें ये लिख रखा है कि स्टार्टिंग के जो मंदिर होते थे ना, वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों के घरों की तरह होते थे। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है, ठीक है। मैं ना एक बार एक अंकल जी के घर पे गया था, ठीक है, रिलेटिव में है वो। उन्होंने पता क्या, एसी का पाइप है ना जो होता है जिससे थोड़ी सी ठंडी हवा आती है, तो उन्होंने वो पाइप मंदिर की तरफ भी कर रखा था, ठीक है, बिल्कुल मंदिर की तरफ अलग से कर रखा था, ठीक है। तो वो ये मानते थे कि जी हमें गर्मी लगती है तो भगवानों की भी लगती होगी, तो इसलिए उन्होंने डाल रखा था। मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। तो वो क्या मानते थे, एक तरह से परिवार का सदस्य मानते थे, भगवानों को परिवार का सदस्य मानते थे। और ऐसा ही हमें मेसोपोटामिया के अंदर देखने के लिए मिलता था। मेसोपोटामिया, ये ना, हाँ, मेसोपोटामिया के अंदर देखने के लिए मिलता था। मेसोपोटामिया के अंदर जो स्टार्टिंग के जो प्रारंभिक मंदिर थे ना, वो बिल्कुल घरों की तरह होते थे, ठीक है, क्योंकि मंदिर में किसी देवी देवता का घर ही होता था। वो भी एक तरह का, मंदिरों में भी भगवान मिलते हैं, भगवान का घर ही मानते थे वो। मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ अंतराल के बाद भीतर की ओर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यह मंदिरों की विशेषता होती थी। मतलब मंदिरों की जो बाहर की दीवारें है ना, वो कुछ अंतराल के बाद भीतर की तरफ और बाहर की तरफ जो है मुड़ी होती थी। मैं आपको पिक्चर की तरफ से एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, ये है ना, ये दीवार है, ये अंदर की तरफ मुड़ी है, बाहर की तरफ मुड़ी है, अंदर की तरफ, बाहर की, ऐसे ऐसे मुड़ी होती थी। मतलब ऐसे चौकोर साइड में सीधा सीधा नहीं होता था, मुड़ी हुई होती थी, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये भी यहाँ से मुड़ी हुई है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है ना, दीवार अंदर की तरफ गई हुई है। तो यही बता रखा है इसके अंदर। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब थोड़ा सा हम देवी देवताओं के बारे में भी देख लेते हैं। मंदिर देख लिया, अब देवी देवताओं के बारे में कर लेते हैं। देवता पूजा का केंद्र बिंदु था, ठीक है। मतलब देवता जो थे ना, पूजा का केंद्र बिंदु थे। मतलब देवताओं के लिए ही पूजा करी जाती थी। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे, मतलब चढ़ाते थे एक तरह से, ठीक है। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन के स्वामी माना जाता था उस समय जो लोग हैं मेसोपोटामिया के लोग, उनकी ये मान्यता की थी कि हमारे जितने भी खेत हैं, जितने भी मत्स्य क्षेत्र हैं जहाँ पर मछली पकड़ते हैं, जो भी पशुधन है, उन सबके स्वामी भगवान है, यानी इन्नन्ना और जो हमारे कौन थे, उर थे, ये माने जाते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल दे, जैसे आपको पता है बैसाखी होती है, तो बैसाखी में भी एक तरह से एक पूजा होती है ना। तो पहला जो एक तरह से जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, बट जो चढ़ाया जाता है सबसे पहले भगवान को। तो ऐसा वाला ही कि सारी जो उस समय मेसोपोटामिया के लोग ये मानते थे कि जितने भी एरिया है ना, उन सबके मालिक भगवान है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे वो दही, अन्न या मछली वगैरह चढ़ाते थे, ठीक है। चलो, समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे निकालना, क्या निकालना, अनाज निकालना हो गया शायद, ठीक है। तेल निकालना, आई एम रियली सॉरी, ये तेल निकालना होगा। अच्छा, वो मेरे को याद आ गया और मैं इसको सही कर दूंगा नोट्स में, डोंट वरी। अच्छा, वो ना वीडियो देख रहे हो, देखो वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर नोट्स दे दो आप डायरेक्टली। बच्चे, मैं नोट्स दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बनाई आपके लिए है नोट्स। मैं इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ कि आपके अच्छे नंबर आए। बट कभी कभार देखो, मैं इंसान हूँ, थोड़ी बहुत स्पेलिंग की मिस्टेक कभी कभार हो जाती है, और जब मैं वीडियो में या कोई वर्ड मिस हो जाता है तो मैं वीडियो में कवर करवा देता हूँ आपको, है ना। तो वीडियो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स मैं आपको बता दूं, वीडियो 2 बार देख ली तो नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, दिमाग में छप जाएंगे ऐसे नोट्स, समझ रहे हो। तो ये बता रखा है कि जो बेसिकली जब ज़्यादातर काम है ना मंदिरों के अंदर ही होते थे, जैसे कि तेल निकालना, है ना। जैसे कि मान लो हमने सरसों की फसल उगाई है, तो सरसों से तेल निकालना, अनाज को पीसना, काटना, ठीक है, ऊनी कपड़ों को बुनना, ये काम जो है मंदिरों में होते थे। मैंने इसलिए बोला था ना आपको, ऊपर ही बता दिया था कि मंदिर बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे मेसोपोटामिया के अंदर। सारे के सारे काम जो ज़्यादातर होते हैं वो मंदिर में हुआ करते थे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं। अब मेसोपोटामिया में बाढ़ का प्रकोप। अब थोड़ा सा ना मेसोपोटामिया में पानी का संकट भी देख लेते हैं। आपको पता है मेसोपोटामिया में जो है वो 2 रिवर के बीच में बसा हुआ है, दैट इज दजला और फरात। और फरात रिवर की बात करें, नदी की बात करें, तो कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी, महत्वपूर्ण थी हमारी फरात जो नदी थी, है ना। बट कभी कभी है ना, वहां पर फरात नदी में बाढ़ आने के कारण फसल जो है वो डूब भी जाती थी। मतलब फायदा तो होता था नदी का, फरात नदी का फायदा तो होता था, सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती थी, परंतु कभी कभार बाढ़ भी आ जाती थी इसमें, जिससे फसल डूब जाती थी। और कभी कभार धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे सूखा भी पड़ जाता था। मतलब मान लो नदी यहाँ से जा रही है, यहाँ पर खेत वगैरह है, बट कभी कभार जो नदी अपना रास्ता चेंज कर लेती थी, तो यहाँ के खेत जो है वो बंजर हो जाते थे, सूखा पड़ जाता था वहां पर। तो ये भी दिक्कत थी, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे नदी यहाँ से निकल रही है, तो है ना वो बसे होते थे ना कस्बे, तो यहाँ पर बसे होते थे, बस्तियाँ यहाँ पर बसी होती थी यहाँ पर। तो नदी यहाँ से सबसे पहले कहाँ पर आएगी, इस वाले एरिया में, इसको ए नाम दे दे, ए,
में आएगी और नीचे बी में आएगी, इसको ए पूरा कर देते हैं। तो सबसे पहले जो नदी है वो ए एरिया से होकर नीचे आती थी। तो मैं आपको बता दूं, जो ऊपर वाले एरिया होते हैं ना, जो बस्तियां ऊपर बसी होती थी, वो कभी कभार पानी को इतना उपयोग कर लेते थे, ज्यादातर पानी को अपने खेतों तक ले जाते थे, जिसकी वजह से नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में, इन दोनों बस्तियों के बीच में लड़ाई हो जाती थी। और जो जीतता था, मान लो ए जीत गया, तो वो क्या करता था, बी के जो मुखिया होते थे ना, उनके और बाकी लोगों को क्या करता था, बंदी बना लेता था, गुलाम बना लेता था, और उनसे काम वगैरह करवाता था, चौकीदार या नौकर वगैरह का काम करवाता था, और भी बहुत सारे काम करवाता था। ठीक है, जैसे कि ईंटें वगैरह बनवाना, है ना, और सेना में भर्ती करना, है ना, मंदिरों की साफ सफाई करना, ये सारे के सारे काम भी करवाता था। और देखो यही बात लिखी हुई है, धराव के ऊपर बसे नगर कभी कभी इतना ज्यादा पानी खेतों में ले जाते थे, जिसकी वजह से नीचे के लोगों को पानी नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से पानी को लेकर लड़ाई भी होती थी, है ना। जो मुखिया लड़ाई जीतता था वह अपने साथियों एवं अनुयायियों को लूट का माल बांट कर खुश कर देता था। मतलब ए जीत गया तो वो बी वाले एरिया को लूटपाट करेगा। अब लूटपाट करेगा तो फिर ए के पास लूटपाट का सामान आएगा, तो मुखिया कहता है बांट लो आपस में, अपने जो एक तरह से फौजी हो गए हो तो फौजी को कहता है बांट लो, कोई दिक्कत नहीं, तो खुश हो जाते थे फौजी भी। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही बंदी बनाकर, और जो जो हार जाते थे ना, उनको क्या करता था, उनके समूह को बंदी बनाकर वो ले जाते थे अपने साथ, और उन्हें चौकीदार या नौकर बना लेते थे, और भी काम वगैरह उनसे करवाते थे। ठीक है, तथा उनसे उन्हें काम भी करना पड़ता था। ठीक है, उनसे बेसिकली टैक्स तो नहीं लिया करते थे वो, मैं आपको बता दूं, कृषि का टैक्स नहीं लिया करते थे, बट काम बहुत करवाते थे उनसे। ओके, चलो नेक्स्ट है कि मुखिया लोगों को अपने साथ बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जो मुखिया लोग हैं ना, अभी हमने देखा लड़ाई होती थी दो बस्तियों के बीच में, जो मुखिया होते थे ना, वो कहते इकट्ठे रहो। इकट्ठे क्यों रहो? पहली बात तो ये है कि जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। मतलब मान लो लड़ाई हो गई पानी को लेकर, बी वाले ने अटैक कर दिया, ठीक है, और ए वाला के जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल अलग अलग दूर दूर इलाकों में रहते हैं, है ना, तो फिर इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो मुखिया बोलता था इकट्ठे रहो जी, बातचीत खराब हुई है, अगर लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो फफेड़ देंगे पूरा, ऐसा वाला। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे। अब एक दूसरे के पास रहते थे तो एकदम सुरक्षित महसूस करते थे कि हाँ जी सेफ है, अगर बातचीत खराब हो गई तो पड़ोसी आएगा, लड़ेंगे हम साथ में, ऐसा वाला सिस्टम। ठीक है, अब थोड़ा सा शहरी जीवन के बारे में भी देख लेते हैं कि वहां पर लोगों का जीवन कैसा था, कि मतलब एक फैमिली में कितने मेंबर हुआ करते थे, ऐसा वाला सिस्टम। ठीक है, शादी ब्याह कैसा होता था वो देखेंगे इस वाले टॉपिक में। ठीक है, चलो, मेसोपोटामिया में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि शादीशुदा बेटा और उसका परिवार माता पिता के साथ ही रहता था। मैं आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया में एकल परिवार होता था। एकल परिवार का क्या मतलब है? मदर फादर, मदर फादर तो होते ही थे, और साथ ही में बच्चे वगैरह हुआ करते थे। बट शादीशुदा जो बेटा है और उनकी जो माताएं हैं वो भी साथ वगैरह रहा करते थे। ठीक है, और जो पिता होता था वो परिवार का मुखिया होता था। ओके, अब थोड़ा शादी के बारे में देख लेते हैं। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी। मतलब फलाना परिवार का एक लड़का बोलता था मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। उसके बाद जो वधू होता था, यानी जो लड़की होती थी, उसके माता पिता विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। अगर अच्छा लड़का जो है वो अच्छा होता था तो वो हाँ कह देते, और नहीं होता तो मना कर देते थे। ठीक है, और बाद में उसके बाद जो वर होता था, यानी लड़का पक्ष के जो लोग हैं वधू को कुछ उपहार देते थे। मतलब ये जो लड़के वाली साइड होती है ना, बाराती कहते हैं ना, पता नहीं याद, मतलब ढंग से याद नहीं आ रहा, समझ गए ना। बेसिकली जो लड़के वाली साइड होते थे ना, वो लड़की को उपहार वगैरह देते थे, गिफ्ट वगैरह देते थे, मुंह दिखाई एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, जब विवाह की रस्म खत्म हो जाती थी तो दोनों के दोनों परिवार जो हैं, दोनों पक्षों के परिवार एक दूसरे से उपहार आदान प्रदान करते थे, आज भी होता है, और वह साथ बैठकर फिर भोजन करते थे और फिर मंदिर जाकर भेंट चढ़ाते थे, है ना, भगवान को प्रसन्न कर देते कि जिनको नए जो जोड़ी है उनको बनाए रखना और अपना आशीर्वाद देना, ऐसा। जब नव वधु को उनकी सांस लेने आती थी, मतलब ये लिख रखा है कि जो शादी होती थी जब, तो लड़की को लेने के लिए उनकी सास आती थी, है ना, मायके में जाकर सास जो है वो अपनी बहू को लेकर आती थी। और तब वधु को उसका जो पिता होता था, यानी जो लड़की का जो पिता होता था, वो दाएगा, यानी एक तरह से उसके हिस्से का जो पैसा है ना वो उसको दे देता था, जो भी वस्तु वगैरह है देना चाहता है वो दे देता था। परंतु जो जायदाद होती थी ना, जैसे पशुधन हो गया, घर हो गया, खेत हो गया, वो सिर्फ पुत्रों को दिया जाता था। मतलब चीजें वगैरह, बहुमूल्य चीजें औरतों को दी जाती थी, है ना, बट जो घर हो गया, पशुधन, खेत हो गया, वो फीमेल्स को दिया जाता था। ओके जी, चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनता है इससे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि उर की विशेषता बताओ। अब आप बोलोगे सर उर
अभी अभी तो उर पढ़ा था हमने, उर तो सर वो चंद्र देवता थे। हाँ हाँ, चंद्र देवता भी थे, बट हमारे मेसोपोटामिया के अंदर उर नाम के एक देवता, उर नाम का एक नगर भी था। देवता भी थे चंद्र देवता, और उर नाम का एक नगर भी था। ठीक है, उर नगर की विशेषता क्या थी? तो 1930 के दशक में ना हमने वहां पर खुदाई करी थी, और उससे हमें पता चला कि उर के अंदर है ना, उर जो नगर है वहां पर जो गलियां होती थी ना, वो टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। ठीक है, और बहुत छोटी हुआ करती थी। इससे क्या पता चलता था कि जो पहिए वाली गाड़ियां होती है ना, उनको घर तक नहीं लाया जा सकता, नहीं पहुंचाया जा सकता था। अब देखो, छोटी गलियां हैं, है ना, और टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, तो बैलगाड़ी को या पहिए वाली गाड़ी को आप अंदर कैसे लेकर आओगे? तो ये हमारे जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने थोड़ा अंदाजा लगाया, और उन्होंने फिर ये भी अंदाजा लगाया कि जो भी चीज़ें होती थी ना, जैसे अनाज के जो बोरे होते थे, वो गधों पे लाद कर घरों के अंदर ले जाए जाते थे। तो ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो पतली पतली और घुमावदार गलियां है ना, उनसे ये भी अंदाजा लगाया जाता था कि जो हमारा जो उर जो शहर था ना, उर जो नगर था हमारा, वहां पर नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, यानी नगर नियोजन पद्धति अच्छी नहीं थी। ठीक है, चलो, मतलब अच्छे से सोच समझ के नगर नहीं बनाए गए थे। सोच समझ के बनाए होते तो गलियां थोड़ी चौड़ी होती, ये बोलने का मतलब है। तीसरा है कि गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियां नहीं थी जैसे कि हमें मोहनजोदाड़ो में पाई जाती थी। मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर है ना, भारत जैसे अभी हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि ईरान को पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था, ये सारी की सारी चीजें, वैसे ही भारत में भी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी। तो वहां पर है ना, हमें जो नालियों का सिस्टम है ना, बहुत बढ़िया मिला है। नालियों का सिस्टम मतलब मैं समझाता हूँ। बेसिकली नालियाँ है ना, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर नालियाँ जो है वो घरों से जाती है तो बहुत गंदगी होती है ना, घरों के अंदर से होकर जाती है। तो मेसोपोटामिया के लोगों, जो हमारे मोहनजोदाड़ो के लोग थे, जो भारत के लोग थे, उनमें इतना दिमाग था कि वो, उनको पता था कि अगर घर से निकालेंगे नाली तो गंदगी होगी, तो वो घरों के बाहर से नालियाँ निकालते थे। बट ऐसा है ना, हमें मेसोपोटामिया में देखने के लिए नहीं मिला। गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियां नहीं थी जैसे कि मेसोपोटामिया में पाई जाती थी। मतलब जो मेसोपोटामियन में नालियां जो हैं सोच समझ के बनाई गई थी, बट इतना ज़्यादा हमें सॉरी, मोहनजोदाड़ो में नालियां जो है वो सोच समझ के बनाई गई थी। बट अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो नालियां जो थी वो अच्छे से नहीं बनाई गई थी। ठीक है, बल्कि नालियां और नगरों के घरों के भीतर आंगन में पाई गई थी। मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, मतलब जैसे कि भारत में देखो, एग्जांपल देता हूँ, मेसोपोटामिया के लोगों को पता था कि नाली का जो पानी होता है गंदा होता है, तो घरों के बाहर से नालियां निकलती थी। ठीक है, परंतु हमारे जो सॉरी, मेसोपोटामिया बोल दिया दोबारा से, मोहनजोदाड़ो, भारत के जो मोहनजोदाड़ो के लोग थे, उनमें बहुत दिमाग था, उन्हें पता था नालियां गंदी होती है, तो घरों के बाहर से नालियां जाती थी। परंतु हमारे मेसोपोटामिया के अंदर जो नालियां हैं, पता नहीं था लोगों को ज़्यादा कि नालियां कहाँ से निकालनी चाहिए, तो वो घरों के अंदर से नालियां निकालते थे। ठीक है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि घरों की छत की ढलान है ना, घरों की ओर से ये लिखा है, घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था। ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे घर है, घर की छत है, जैसे घर है, ठीक है, और घर की छत है, तो बेसिकली घर की छत है ना, बेसिकली बीच वाले इलाके ऐसे बनाई जाती थी। ये कैसे समझाऊं मैं? घरों के बीचों बीच एक तरह से मान लो छत पे एक गड्ढा होता था, ये समझ लो आप, घर के बीचों बीच एक गड्ढा होता था, और सारा का सारा पानी जो है ना, बारिश का पानी इस गड्ढे में इकट्ठा हुआ करता था और नीचे की तरफ जाता था फिर, और नीचे जो है वो घरों के बिल्कुल बीचों बीच में होदी बनी होती थी, और वहां पर पानी जो है वो इकट्ठा हुआ करता था। अब आप बोलोगे सर बिल्कुल घरों के बीचों बीच होदी की होती थी, मैं आपको बता दूं इसके दो रीजन थे। पहला रीजन तो ये है कि मान लो कि बारिश आ जाए, ठीक है, तो बारिश का जो पानी है वो गलियों में ना जा सके, छत पे इकट्ठा होकर, छतों का ऐसा ना छत से निकलकर बाहर की तरफ गलियों में गिर जाए, तो छत के बीचों बीच इकट्ठा हो जाता था होदी में, जो घर के बिल्कुल बीचों बीच में सबसे नीचे वाले कमरे में जो होदी बनाई जाती थी, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाए ताकि गलियों में ना जा सके, क्योंकि वैसी कच्ची गलियां थी, छोटी थी, घुमावदार थी, तो गीली हो जाती थी, मतलब कीचड़ वगैरह हो जाता था, तो इसलिए लोग घरों के भीतर बनाते थे उसको। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। ओके, चलो, लोग घरों का सारा कूड़ा ना गलियों में डाल देते थे। ठीक है, हमें ये भी पता चला है कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, हमारे उर वाले नगर में जो क्या करते थे, वो जो कूड़ा होता है ना वो गलियों में ही फेंक देते थे, घर का कूड़ा। अब ये सर आपको कैसे पता, आप कैसे बोल सकते हो? ये हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि हमें क्या है, गलियों के अंदर बहुत सारा कूड़ा करकट मिला है, और पता है कूड़ा करकट की वजह से इतना वो कूड़ा डालते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो गलियों की सतह थी ना वो ऊपर की तरफ उठ जाती थी। जैसे गली है ना, मान लो ये गली का रास्ता है, अब इस पर कूड़ा फेंकोगे, इतना कूड़ा फेंकोगे तो परत ऊपर की तरफ आ जाएगी, मतलब जो हमारी गली है ना उसकी सतह उड़ जाती थी। और इसी की वजह से क्या करते थे लोग, अपनी दहलीज भी उठा देते थे, अपनी घर की दहलीज को भी ऊपर की तरफ कर देते थे। क्यों? ताकि जो नदी, अगर मान लो वर्षा होने पर गंदा पानी अगर नदियों में गलियों में आ जाए, तो वो गलियों का पानी घर में ना आ जाए, क्योंकि अगर जो नालियां हैं
सॉरी जो गलियां हैं अगर उनकी दहलीज ऊपर होगी, गलियां जो है ऊपर होगी, तो सारा का सारा पानी जो है वो लोगों के घरों में जाएगा, इसलिए लोग घर भी उठा देते थे, घर की सतह भी उठा देते थे, ठीक है, ताकि वर्षा का जो पानी है, कीचड़ भरा पानी, वो घर में ना आ सके। यही वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट लिखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला पॉइंट सुनो, घरों के अंदर जो रोशनी थी ना वो खिड़कियों से नहीं आती थी, दरवाजों से आती थी। इसका मतलब वहां पर जो खिड़कियां होती थी वो नहीं होती थी। अब आप बोलोगे क्यों नहीं होती थी? ताकि गोपनीयता बनी रहे, प्रीवेसी बनी रहे, है ना, कोई ऐसे घर में झांके ना, है ना, पता ना चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नेक्स्ट है कि घरों के बारे में लोगों के ना कुछ अंधविश्वास भी थे। अब क्या क्या अंधविश्वास थे? पहला कि घरों की दहलीज उठी होने से धन दौलत आती है ना। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, कुछ लोग कीचड़ की वजह से नहीं करते थे, बट इसका है ना एक अंधविश्वास से भी जोड़ दिया गया कि मेसोपोटामिया के लोग, जो उर नगर के लोग, ये भी मानते थे कि अगर आपकी घर की दहलीज उठी हुई होगी ना तो इससे दौलत और धन आपके घर में आएगा। दूसरा पॉइंट है कि सामने का दरवाजा अगर दूसरे के घर की ओर ना खुले तो यह सौभाग्य प्रदान करता। मतलब आप अगर अपना घर का गेट खोलो और सामने किसी बंदे के घर का गेट ना हो तो ये बहुत सौभाग्य वाली बात मानी जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ये आगे लिखा हुआ है कि लेकिन घर का मुख्य लकड़ी का दरवाजा बाहर की ओर खुले तो वह पत्नी और पति के बीच में कलेश का कारण बनता है। इसका मतलब यह है कि देखो, जैसे आप दरवाजा खोलते हो तो अगर आप अंदर की दरवाजा, मेसोपोटामिया में अगर आपका दरवाजा अंदर की तरफ खुल रहा है ना तो बहुत ही बढ़िया, बट अगर बाहर की तरफ खुल रहा है तो माना जाता था कि औरत और आदमी यानी पति और पत्नी के बीच में लड़ाई की जड़ बन सकता है, ठीक है। तो ये कुछ अंधविश्वास थे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उर नगर में कौन से अंधविश्वास जो थे वो प्रचलित थे। नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं कि उर नगर में हमें कब्रिस्तान भी मिला है, जहां पर हमें शासकों यानी राजा वगैरह, वहां के राजा वगैरह और वहां के जो जनसाधारण, जो नॉर्मल लोग हैं, उनकी समाधियां भी मिली है कि उनको दफनाया गया था। परंतु कुछ लोग घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए हैं। मतलब हमें बहुत सारी कब्रें जो हैं, बहुत सारी आप कह सकते हो जो लाशें कहना चाहिए, बॉडी है जो है, हमें लोगों के घरों के फर्श के नीचे भी दबी हुई मिली है, ठीक है जी। चलो अब हमारा फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, बट जैसे मैं हर पार्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ उसमें भी पूछूंगा, और अगर आपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही दिया है तभी आगे बढ़ना, नहीं तो मत बढ़ना, ठीक है। दोबारा से थर्ड पार्ट देख कर आना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि मेसोपोटामिया के अंदर जो मंदिर होते हैं उनकी बहुत महत्वता होती है, जो देवी देवता होते हैं उनकी बहुत महत्वता होती है। तो आप मेरे को ये बताओ कि हमारे मेसोपोटामिया के अंदर एक चंद्र देवता थे और एक प्रेम और युद्ध की देवी थी, उन दोनों के नाम बताने हैं, बस सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी, आंसर दे दिया है तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। बेसिकली अब हम पशुचारक के बारे में पढ़ेंगे, वो लोग जो अपने जानवरों को चराते हैं, ठीक है जी। चलो, तो 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। अब आप बोलोगे सर चीटिंग कर रहे हो, अभी अभी आपने बोला कि सर पशुचारक के बारे में पढ़ाएंगे हम, और आप ये मारी शहर के बारे में पढ़ा रहे हो। अरे रुको रुको, मैं बताता हूँ मारी शहर के बारे में, मारी नगर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। बस ये याद रखना कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले ना जो मारी नगर था, एक नगर था हमारे मेसोपोटामिया के अंदर, वो शाही राजधानी के रूप में फला फूला, ठीक है। चलो, और मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरियों को चराने के काम में ही लाया जाता था। अब आपको समझ आ गया ना मारी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली मारी वो इलाका था जहां पर किसान भी रहते थे, पशुचारक भी रहते थे, बट आप कह सकते हो कि ज्यादातर जो एरिया था हमारा मारी का, वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता था। कृषि भी होती थी बट कम होती थी, ठीक है। पशुचारकों को जब अनाज, धातु या औजारों आदि की जरूरत पड़ती थी तो वो क्या करते थे, पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा, क्योंकि जो आपको पता है ना गाय वगैरह पालते थे ये, है ना, और भेड़ बकरियां पालते थे, तो उनका जो दूध होता था, उनसे जो पनीर बनता था, उनका जो चमड़ा होता था, है ना, जो एनिमल की स्किन होती थी, मांस होता था, आदि के बदले चीज़ें प्रदान करते थे, प्राप्त करते थे। मतलब वो धातु वगैरह चाहिए होते थे, उन्हें अनाज वगैरह चाहिए होता था, तो पशु देकर अनाज वगैरह ले लेते थे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अभी अभी बोला कि हमारा जो मारी था, मारी के अंदर क्या था, किसान भी थे और पशुचारक भी थे, और इनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यही है कि किसान तथा गडरियों के बीच, गडरिया वही पशुचारक जो अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह चराते थे, है ना, उनके बीच में झगड़ा होने के कारण क्यों होती थी लड़ाई। देखो 3 वजह थी जिसकी वजह से उनके बीच में लड़ाई होती थी। पहला रीजन, गडरिया कई बार भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजर कर जाते थे, जिनसे फसल खराब हो जाती थी और किसान गुस्सा हो जाते थे। ये खेत है और यहाँ पर नदी है, हमारे पशुचारक यहाँ पर है, उनको अपने जानवरों को यहाँ पर ले जाना है, तो वो नहीं देखते थे खेत वगैरह,
वो यहीं पर अपने जानवरों को ले जाते थे। और वो जानवर जाते थे, कुछ खाते थे फसल वगैरह, कुछ को पैरों से नष्ट कर देते थे, किसानों को गुस्सा आता था, इसलिए लड़ाई हो जाती थी। दूसरा रीज़न क्या है, जो गडेरिए होते थे वो खाना बदोश होते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो कई बार है ना किसानों के गाँव पे हमला कर देते थे और उनका जो इकट्ठा करा हुआ माल है, जो अनाज है, उसको लूट लेते थे। इसलिए जो किसान इनसे नफरत करते थे। और किसान भी कई बार क्या करते थे, पशु चारकों को मतलब पंगे लेने के लिए उनको अपने खेतों से जाने नहीं देते थे। पंगे लेने की क्या, फसल खराब ना हो इसके लिए वो अपने खेतों से जाने नहीं देते थे। तो इसलिए जो पशु चारक है वो भी बोलता था क्या जाने दो ना, हम कुछ कर तो ना रहे, हमें रास्ता तो दो। तो किसान बोलता था नहीं भाई, रास्ता का है बात का, अपनी खेती थोड़ा ना खराब होने दूंगा। तो इसलिए इनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। ठीक है जी, चलो। बट फिर भी आप अगर ओवरऑल देखो ना, तो मेसोपोटामिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। ठीक है, अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मेसोपोटामिया के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे? बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोग बल्कि बाहर से आके मेसोपोटामिया के अंदर रहते थे। उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, यायावार समूह, इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 5 या 6 में पढ़ोगे। यायावार समूह के लोग पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे और समृद्ध होने के बाद यहीं बस जाते थे। मतलब बाहर से आते थे, ठीक है, मरुस्थल वाले एरिया से आते थे, मेसोपोटामिया में बस मतलब रहने लग जाते थे। जब थोड़ा पैसा वगैरह उनको मिलता था ना, तो वो यहीं पर रहने लग जाते थे मेसोपोटामिया में। यानी इससे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया में बाहर से भी लोग आते थे और वहीं पर रहा करते थे। मतलब अलग अलग समुदाय के लोग मेसोपोटामिया में रहा करते थे। ठीक है, बेसिकली आपको ये वाला जो ऊपर वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा ना, इससे अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ कि मेसोपोटामिया के अंदर या मारी शहर के अंदर किसानों गडरियों के बीच में झगड़े क्यों होते थे। यहाँ एक क्वेश्चन, एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ मारी शहरी राजधानी के रूप में कब फला फूला? तो 2000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब आते हैं जी नीचे। कुछ समूह के लोग जो बाहर से आकर बसते थे, उन्होंने अपना शासन भी स्थापित कर लिया। मतलब कुछ लोग जो थे, जो बाहर से आकर हमारे मेसोपोटामिया में बसते थे ना, वो तो अपना शासन यानी अपना राजा भी खड़ा कर देते थे कई बार तो। ठीक है, उदाहरण के लिए मारी का राजा, मैं आपको बता दूं, मारी का जो राजा था ना, है ना, वो उसी से रिलेटेड टॉपिक है, मारी नगर के राजा तथा समाज। तो मैं आपको बता दूं, जो मारी नगर का राजा था ना, वो एमोराइट समुदाय के थे। ठीक है, और एमोराइट समुदाय जो है ना, वो बाहर के थे। वो मेसोपोटामिया के मूल जो थे वो लोग नहीं थे, तो बाहर से आए थे। तो यानी इससे हमें ये पता चलता है कि मारी का जो राजा था वो एमोराइट था। इसका मतलब है कि बाहर से आके लोग बसते थे और अपना शासन भी स्थापित कर देते थे। ठीक है, तो और मैं आपको बता दूं कि जो एमोराइट समुदाय के लोग होते थे, उनकी पोशाकें जो होती थी मूल निवासियों से भिन्न होती थी। और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं को आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी के क्षेत्र के देवी देवता यानी डेगन है ना, मेसोपोटामिया के अंदर जो अच्छा ओके मैं समझाता हूँ। देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि बाहर से लोग आते थे, जो लोग बाहर से आते थे मेसोपोटामिया के अंदर बसते थे, वो ज़्यादातर गडरिये होते थे, अपने जानवरों के साथ आते थे। और उनके लिए जो बड़े जो मैदान होते थे ना, घासों वाले मैदान, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे और उनको कहा जाता था स्टेपी। तो इसलिए वो स्टेपी के देवता की पूजा करते थे, जिनका नाम था डेगन। तो इसमें यही बता रखा है कि जो मेसोपोटामिया के जो हमारे मारी के राजा है ना, एमोराइट और उनके समुदाय के लोग, वो मेसोपोटामिया के देवी देवताओं को तो मानते ही मानते थे, इन्नन्ना है ना, और हमारे जो उर थे उनको तो मानते थे। साथ में स्टेपी क्षेत्र के देवता डेगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया था उन्होंने। मतलब अपने भगवान की भी रिस्पेक्ट करते थे, उनकी भी रिस्पेक्ट करते थे। अगर ऐसा ही सारी दुनिया ही ऐसी हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना, थोड़ी मार कटाई कम होगी, जो लोग लड़ते हैं वो थोड़ा कम होगा, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि मारी के राजा को हमेशा सतर्क और सावधान रहना पड़ता था। राज्य के अंदर विभिन्न चरवाहों के लोग पर कड़ी नजर रखी जाती थी। मतलब मैं आपको बता दूं, मारी के अंदर सिस्टम ये था कि राजा बेशक खुद बाहर से आया हो और उसे पता था कि यार बाहर से आने वाले लोग थोड़े से चतुर होते हैं, वो कभी कभार राजा भी बन जाते हैं, इसलिए उसे डर भी लगता था। इसलिए ना बाहर से जो भी लोग, जो भी चरवाहे या जो भी समुदाय के लोग आते थे ना, उन पर ये बिल्कुल पैनी नजर रखते थे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, राजाओं तथा पदाधिकारियों के बीच में पत्र व्यवहार के में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया। मतलब हमारे मारी के राजा और जो पदाधिकारी होते थे, आप कह सकते हो सेना के लोग होते थे ना, उनके बीच में हमेशा जो हमें पट्टिकाएं मिली उससे पता चलता था ये दोनों ना एक दूसरे को बताते रहते थे। जैसे राजा पूछता था कि बताओ जी कौन कौन से बाहर से लोग आए हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो पदाधिकारी है वो उसमें पट्टिका में लिख कर देता था, और फिर जो राजा ऑर्डर देता था वो पट्टिका में। मतलब बेसिकली हमें ये भी पता चला है कि राजा है ना, बाहर से जो आके लोग रहते थे ना, जो चरवाहे वगैरह लोग थे जो आते थे यहाँ पर, उन पर बहुत तगड़ी नज़र रखता था। और बिल्कुल पदाधिकारी जो होते थे अपने सेना वगैरह के लोग, बोलता था कि कड़ी नज़र रखो इन पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि मारी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। जो मारी था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र भी था। ठीक है, मैं एक बार है ना आपको मैप के अंदर दिखाता हूँ मारी था कहाँ, थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा विजुलाइज करना। ठीक है, ये आप देखोगे ना, ये हमारी फरात नदी है,
जस्ट अ सेकंड, ये हमारी फरात नदी है और यहाँ पर है मारी। ठीक है जी, चलो ये कृषि भूमि है। और मारी में तो आपको पता है वो हमारे स्टेपी के क्षेत्र भी थे, है ना, वो जो एरिया था उसको चारा चारा खाने के लिए भी जो है वो चरवाई वगैरह मारी वाले क्षेत्र में आते थे, है ना। चलो कौन सा था, हाँ यही वाली पीडीएफ थी, ओके। तो मारी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी था, ठीक है। फरात नदी के द्वारा लकड़ी, रांगा, तांबा, ठीक है, तेल, मदिरा तुर्की, सीरिया और लीबिया, सॉरी लीबिया नहीं, लेबनान लिखा है, लेबनान लाई और ले जाई जाती थी। बेसिकली ना मारी जो था बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बेसिकली फरात नदी के पास बसा हुआ था। और जो अलग अलग देश हैं जैसे कि सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, तुर्की हो गया, ठीक है, तुर्की हो गया अब इसका नाम तो वैसे, तो तुर्की हो गया। तो ये जो 3 देश हैं वहाँ से रांगा, तांबा, तेल, मदिरा वगैरह आती थी और ले जाती। आपको पता है ना, देखो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि कांसा जो होता है वो रांगा और तांबे से बनता है, और ये दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे मेसोपोटामिया में नहीं मिलती थी, तो ये बाहर से आती थी। कहाँ से? तुर्की, सीरिया और लेबनान से आती थी। तो बहुत सारी चीज़ें लाई और ले जाई जाती थी मारी के एरिया से। तो इसलिए जो मारी था वो बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हो व्यापारिक स्थल था, ठीक है। मारी के जो अधिकारी थे वो जलपोतों पर जाया करते थे, मतलब जो नदी के किनारे आप कह सकते हो जहाँ से चीज़ें आती जाती थी वहाँ पर जाया करते थे। और साथ ही में उस पर लदे हुए सामान की जांच भी करते थे, और इजाज़त देने के लिए लदे हुए माल की कीमत का लगभग 10% प्रलाभ वसूल करते थे। एक तरह से टैक्स वसूल करते थे 10%, ठीक है। चलो, और कुछ पट्टिकाओं से साइप्रस, साइप्रस है ना, मैं बता दूं एक आइलैंड माना जाता है। रियली सॉरी। चलो जी, अब कुछ पट्टिकाओं से साइप्रस के द्वीप जिसका नाम है अलाशिया, अलाशिया है ना, माना जाता है साइप्रस का एक द्वीप है, मतलब हमारे थोड़ा सा दूर है, मारी से थोड़ा सा दूर है। वहाँ से तांबा तांबा जो था ना उसका उल्लेख किया गया, मतलब ये बोला गया है कि जो साइप्रस द्वीप है उसके अंदर जो अलाशिया है, अलाशिया से क्या आता था? तांबा वगैरह आता था, ठीक है। और यह द्वीप उस समय तांबे और टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, ठीक है। ये बात याद रखना कि जो साइप्रस है, एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, साइप्रस का जो अलाशिया द्वीप था वो किसके लिए मशहूर था? तांबे के लिए, ठीक है। और तांबा यहाँ से आता था, और बाकी जो है हमारा रांगा भी आता था, और रांगा और तांबा को मिला के कांसा बनाया जाता था, उससे औजार बनाए जाते थे, है ना। देखो, व्यापार के मामले में तुम्हारा मारी जो था वो अति उत्तम था, बट मैं आपको बता दूं कि मारी सैनिक दृष्टि से इतना प्रबल नहीं था, मतलब सेना जो थी उसकी इतनी ताकतवर नहीं थी, ठीक है। चलो नीचे आ जाते हैं कि मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मैं आपको बता दूं कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो अपने एरिया पे, अपने नगरों पर गर्व करते थे। अब इसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी, बट पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे बहुत ज़्यादा। मेसोपोटामिया के लोग को अपने नगरों पर कितना गर्व था, इस बात का सबसे अधिक वर्णन हमें गिलगेमिश, जो कि उरुक के राजा थे, जो एनमकर, याद आ रहा है एनमरकर, है ना, जो वो बंदे ने भेजा था, वो अपने दूत को, है ना, अरक्का में भेजा था कि जाओ जी तो हीरे जवाहरात लेकर आओ, है ना, पत्थर वत्थर लेकर आओ, मंदिर में लगाएंगे। याद आ रही है स्टोरी? याद आ रही है? पट्टिका सबसे पहले उसने लिख कर दी थी, आई होप याद आ रही हो, ठीक है। अगर नहीं आ रही याद तो दोबारा से चैप्टर पूरा देखना, ठीक है, 2 बार देख लोगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें बेसिकली पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग जो है अपनी संस्कृति पर, अपने शहरों पर बहुत ही ज़्यादा गर्व करते थे। इसका वर्णन हमें गिलगेमिश महाकाव्य के अंत में मिलता है। गिलगेमिश है ना बेसिकली एक राजा था, उरुक का राजा था, एनमकर के बाद ये राजा बना था, और उसकी एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है उसके लिए मैं आपको बुक दिखा देता हूँ ताकि आपको वो स्टोरी भी क्लियर हो जाए। आ जाते हैं जी थोड़ा सा नीचे, स्टोरी पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ऑल दो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सारी चीज़ें पढ़ानी है, पता ही है आपको, छुड़वाऊंगा कुछ भी नहीं। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना गर्व था ये हमें गिलगिलमिश के महाकाव्य से पता चलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था, ओके। ऐसा कहा जाता है कि गिलगिलमिश ने एनमकर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। वह एक महान योद्धा था, ठीक है, जिसने दूर दूर तक प्रदेशों में अपने अधीन कर लिया था, मतलब उसने बहुत इलाके को अपने एरिया के अंडर ले लिया था। लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया, मतलब जब उसका दोस्त मर गया ना तो बहुत दुखी हो गया। इससे दुखी होकर वह अमरत्व मतलब अमर होने की खोज में निकल पड़ा कि जी मेरा दोस्त मर गया, अब मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे इतना दुख हुआ, उसे लगा यार मरना कितना बुरा है, तो इसलिए वो अमर होने की खोज में निकल गया। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्यों में सफलता नहीं मिली, मतलब वो कुछ अचीव नहीं कर पाया। हारकर गिलगिलमिश अपने नगर उरुक लौट आया, दोबारा वापस घर पे लौट आया। वहाँ जब वह अपने
संतावना, अपने आप को संतावना देने के लिए शहर की चार दीवारी के पास क्या कर रहा था, चहलकदमी कर रहा था, चहलकदमी लिखा हुआ है, चलो चहलकदमी कर रखा था, तो उसकी नज़र उनकी ईंटें जो दीवार थी ना उनकी ईंटों पर पड़ी थी जिसकी नींव डाली गई थी, मतलब जिसने उसकी नींव डाली थी, मतलब ये माना जाता है गिलगिलमिश ने जिस ईंट पर बेसिकली नींव उसने डाली थी गिलगिलमिश ने उसके बाद उस पर जो है वो दीवार खड़ी गई थी, वो बहुत भावुक हो गया एक तरह से, ठीक है, वह भाव विभोर हो उठा और इस प्रकार उरुक नगर विशाल प्राचीर पर आकर उसने महाकाव्य की एक लंबी सी वीरता और साहस भरा काव्य का अंत हो गया। मतलब ये मैं बेसिकली स्टोरी में मैं बताता हूँ आपको क्या बता रखा है। ये बता रखा है कि जो हमारे मेसोपोटामिया के लोग थे ना, वो जब मेसोपोटामिया से अलग भी हो जाते थे ना, तब भी वो अपने एरिया पे बहुत प्राउड करते थे। मतलब ये हमारा गिलगिलमिश जाने के बाद भी आप देखो उसने महाकाव्य लिखा अपने एरिया के बारे में, मतलब कितना गर्व करता था। जैसे कोई भारत के बारे में लिखता है, जैसे कोई पर्सन भारत में पैदा हुआ और भारत के बारे में लिखता है, तो हमें लगता है कि हाँ जी कितना बढ़िया आदमी था, भारत के बारे में लिखा, उसने अपनी ज़मीन के बारे में, मिट्टी के बारे में लिखा है। ज़मीन से बहुत प्रेम था मेसोपोटामिया के लोगों को भी, ठीक है। चलो, तो स्टोरी समझ आ गई। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस ये याद रखना 12 उरुक के मतलब पट्टिकों पे लिखी गई है काव्य, 12 पट्टिकाओं पे लिखी गई है, याद रखना, और गिलगिलमिश याद रखना बस, और कुछ याद नहीं रखना। और ये याद रखना उरुक के राजा थे, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब आ जाते थोड़ी सी नीचे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखन कला की देन। हमें पता है कि मेसोपोटामिया में पट्टिकाएं वगैरह लिखी गई थी, क्या इसका कुछ फायदा हुआ? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेसोपोटामिया में ढूंढी गई थी, तो उसके बारे में वाला टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं, मेसोपोटामिया को दुनिया की सबसे बड़ी देन है, मेसोपोटामिया को दुनिया की सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित की विद्वानता पूर्ण परंपरा। मतलब ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया जो है उसी ने ही गिनती वगैरह, ठीक है, और आप कह सकते हो मैथमेटिक्स दी है। अभी ये पता चलेगा कैसे दिया वो मैं आपको बताऊंगा। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाई देता हूँ, ये बुक है, नीचे की तरफ आओगे तो आपको इक्वेशन दिख रही होगी, ठीक है। तो मैं 1800 ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1800 पहले की एक पट्टिका मिली है जिस पे 2 का वर्गमूल दिखाया गया है, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.414221, मतलब इतना आएगा, ठीक है, जो कि सही आंसर से ऑलमोस्ट सेम है। लास्ट के 3 जो है वहां पर थोड़ी सी गलती कर गए, ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट सेम है। तो इससे पता चलता है कि गणित भी वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है 1800 ईसा पूर्व के आसपास के कुछ पट्टिकाएं मिली है जिसमें गुणा व भाग की तालिकाएं बनाई गई है, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवर्ती ब्याज की सारणी दी गई है, जिसका उत्तर थोड़ा सा ही भिन्न है, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा ही देखा हमने, थोड़ा सा ही भिन्न आंसर है। ये इक्वेशन मैंने नहीं लिखी क्योंकि वेस्ट है लिखना, एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं आता, बट आपको याद रखना है कि वो आप सीधा सीधा आंसर लिखना है कि मेसोपोटामिया ने जो है वो कालगणना और गणित दी है, ठीक है, उसका अहम भूमिका मानी जाती है। और अगर एग्जांपल देना चाहो तो आप बता देना कि 1800 ईसा पूर्व के पास की हमें पट्टिकाएं मिली है जिसपे बहुत सारी मैथमेटिक्स इक्वेशन वगैरह लिखी हुई है, और जिसका आंसर जो है वो थोड़ा सा ही अलग है। और साथ ही में मेसोपोटामिया ने क्या दिया है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। माना जाता है ये भी हमें मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामी वासी है वहीं से मिली है। मतलब इसकी खोज जो है मेसोपोटामिया ने करी थी, मेसोपोटामिया ने ही लोगों को बताई थी ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब कभी सूर्य और चंद्रमा ग्रहण होते थे, मतलब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते थे ना, तो वर्ष मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था मेसोपोटामिया के अंदर, और इसी प्रकार रात को आकाश के तारों और तारोमंडल में स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मतलब ये बता रखा है कि बेसिकली मेसोपोटामिया में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण और साथ पे जो तारे हैं और तारामंडल है उनकी स्थिति पर भी बराबर नजर रखी जाती थी, ठीक है। आपको अगर लेखन की देन आए तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि मैथमेटिक्स में और काल गणना में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक साल में कितने महीने होंगे, एक महीने में कितने हफ्ते होंगे, एक दिन में कितने घंटे होंगे और एक घंटे में कितने मिनट होंगे, ये जो है वो मेसोपोटामिया वासियों की देन है। और साथ ही में सूर्य और जब चंद्र ग्रहण लगता था तो वो जो दिन के अनुसार जो चीज़ें घटित होती थी तो उसका भी ब्यौरा रखना पड़ता था, ये भी मेसोपोटामिया से स्टार्ट हुआ था। और तारे और जो हमारे तारामंडल है उनकी भी स्थिति पर बराबर नज़र रखनी पड़ती थी। तो ये जो है वो हमारा 4th पार्ट है, चैप्टर यहीं पर हमारा अंत होता है, ठीक है। जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लेना, नोट्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे क्योंकि चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है, तो नोट्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी आपको। और दूसरी बात ये है
कि आप मेन पॉइंट टेक वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक अगर आपने मेन पॉइंट स्टडी वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी कर देना। एक बात और बता दूं, जब आप प्लेलिस्ट में आओगे, वैसे तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ना जब, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूं हिस्ट्री के सारे चैप्टर और उनके एमसीक्यू प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना मत भूलना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मैं आपको बता दूं इसके एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे ना तो इसके एमसीक्यू की आपको वीडियो वगैरह मिल जाएगी। एमसीक्यू करना मत भूलना और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करना मत भूलना, उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और पोल साइंस वगैरह के चैप्टर का भी, ठीक है। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।